अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, लास्ट लेक्चर में हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल एरिया के पार्ट पेपर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे और उसका हमने क्वेश्चन नंबर 12 को कंप्लीट किया था। कुछ ये स्मॉग की वजह से छुट्टियों का शेड्यूल आ गया, कुछ डिस्टर्बेंस होगी और कल लेक्चर हमारा नहीं हो पाया था, तो विल ट्राई टू कंपनसेट फॉर दैट मिसिंग लेक्चर इस वीक में जो आने वाले दिन है ट्यूसडे ऑनवर्ड, उसमें उस एक लेक्चर के लिए भी कंपनसेशन करेंगे। किसी दिन हो सकता है आज या कल ही आपको एक के बजाय 2 लेक्चर मिल जाएंगे, ताकि जो मंडे का हम लेक्चर नहीं ले पाए उसको हम कंपनसेट कर सकें। अच्छा जी, और सैटरडे को भी बाय द वे हम बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पाए थे टेक्निकल इशू की वजह से। थोड़ा सा ऐसे शेड्यूलिंग ऐसी होगी कि मैं आपको बहुत ज़्यादा आगे लेके सैटरडे को भी ऑनलाइन लेक्चर में नहीं चल पाया था। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पहले, और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 14 ऑन कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इस एरिया का हमारा आखिरी क्वेश्चन जो हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर से। क्वेश्चन नंबर 14 स्प्रिंग 24 का क्वेश्चन 7 है। रिक्वायरमेंट से हमेशा सवाल को पकड़ते हैं, तो जनाब रिकमेंड द फाइनेंसिंग प्रपोजल दैट वुड रिजल्ट इन द लोअर वैक लोअर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल या वैक। 12 नंबर का सवाल है। इस तरह की रिक्वायरमेंट हम पहले भी एड्रेस कर चुके हैं। कभी वो रिकमेंड द फाइनेंसिंग प्रपोजल विच विल रिजल्ट इन लोअर वैक ये कह सकता है, और कभी कह सकता है कि रिकमेंड द बेस्ट फाइनेंसिंग प्रपोजल। तो बेस्ट फाइनेंसिंग प्रपोजल वही होता है जहां पे लैक कम से कम होता है। अच्छा, इस क्वेश्चन में समरी क्या है कि मैं दो कंपनी नया फाइनेंस रेज करने के लिए 2 ऑप्शन कंसिडर कर रही है और हमसे कहा गया बेस्ट ऑप्शन बताइए। तो जैसे हमने पहले भी किसी सवाल में डिस्कस किया था कि हमारे पास एक एग्जिस्टिंग सोर्सेज होते हैं और ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 नए सोर्स की है, तो एग्जिस्टिंग प्लस ऑप्शन 1 एग्जिस्टिंग प्लस ऑप्शन 2 दो हम वैक निकालेंगे। जिस ऑप्शन पे वैक कम होगा दैट विल बी द आंसर। तो लेट्स सी द क्वेश्चन और फिर हम इसको करते हैं। अपरेंटली बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, कोई दिक्कत हमें होनी नहीं चाहिए, लेकिन लेटेस्ट क्वेश्चन है तो हमने कहा चलो डिस्कस कर लें। आर्कटिक मेरिडियन Limited AML specializes in the establishment, maintenance and operation of a fiber optic cable system. Following information has been extracted from the latest financial statements of AML. लेटेस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट से क्या मिल रहा है जी? 10 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स हैं 10 ईच के हिसाब से, 100 मिलियन का पेड अप कैपिटल, 11% बैंक लोन है, 15 मिलियन उसकी बुक वैल्यू। और हमें पता है कि वैक में मार्केट वैल्यू में चाहिए होती हैं, लेकिन बैंक लोन की मार्केट वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, तो इसलिए बुक वैल्यू ही मार्केट वैल्यू ली जाती है। रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न मतलब RF 9%, मार्केट रिस्क प्रीमियम 6%, इक्विटी बीटा ऑफ AML। मैं रिपीटेडली आपको कह चुका हूं कि हमारे सवालों में इक्विटी बीटा की टर्म यूज की जाती है, जो कि हमें सिलेबस में डिफाइन नहीं की गई। हमें सिलेबस में बीटा बताया गया है, तो हमने इसको बीटा ही पढ़ना है। इक्विटी की टर्म को आप समझे, इट डज नॉट एग्जिस्ट। इक्विटी बीटा क्या है, इसकी मजीद टाइप्स क्या बनती हैं बीटा की, डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज और क्या बनती हैं, इंशाअल्लाह BFD में CFA4 में आप मिलेंगे तो वहां पे हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तो जनाब बीटा उसका 1.1 है। द मार्केट वैल्यू ऑफ द AML शेयर इज फॉर 25 ईच एंड इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 5% पर एन। मार्केट वैल्यू की ग्रोथ उसने बता दी, 5% पर एन से ग्रो करेगी ये। AML is all set to expand its business by acquiring a local fiber optic business for 240 million. नया फाइनेंस चाहिए 240 million का। For this venture, AML's management is considering either of the following 2 financing proposal. Option number 1, right issue किया जाए at a premium of 10 rupees per share. The equity beta would remain unchanged under this proposal. बीटा मतलब नहीं बदलेगा, अगर राइट इशू करोगे तो बीटा जो 1.1 है 1.1 का 1.1 ही रहेगा। ऑप्शन नंबर 2, 13% कन्वर्टेबल बॉन्ड्स एट अ पार वैल्यू ऑफ 1000 ईच। द बॉन्ड होल्डर्स वुड हैव अ राइट टू आइदर कन्वर्ट ईच बॉन्ड इनटू 15 शेयर्स और रिडीम इट एट पार एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर। Redeemable at par or conversion into 15 shares. The proposal will result in an increase in equity beta to 1.2. इससे equity beta 1.2 पे चला जाएगा, मतलब कई भी बदल जाएगी ऑप्शन नंबर 2 में। The tax rate applicable is 30%. लीजिए जी, ये हमारा सवाल है। अपेरेंटली बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा मुझे सवाल लगा, तो लेट्स सी कैसे हम इसको लेकर चलते हैं। हमारे पास पहले हम ऑप्शन 1 के साथ राइट इशू के साथ बात शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कर रहे हैं और हम
इशू राइट इशू की बात कर रहे हैं, उसको डिस्कस करने जा रहे हैं कि राइट इशू से वैक हमारा कहाँ जाएगा। अच्छा जी, हमारे पास करंट सोर्सेज है दो, एक इक्विटी और एक बैंक लोन, और जब हम राइट इशू से फाइनेंस रेज करेंगे तो क्या कोई तीसरा सोर्स ऑफ फाइनेंस आएगा? द आंसर इज नो, इक्विटी में ही चेंज आ रहा है। तो हमारे सोर्सेज ऑफ फाइनेंस इस केस में दो ही रहने वाले हैं, एक इक्विटी और एक बैंक लोन। हमें इनकी कॉस्ट चाहिए, हमें इनकी मार्केट वैल्यू चाहिए, और फिर हम इनका वैक ले लेंगे। ठीक है जी, ये हमारा फॉर्मेट है। यहां पे हम वैक का फॉर्मूला लिखते हैं, उसकी जगह बनाते हैं, और फिलहाल हम वर्किंग 1, वर्किंग 2, वर्किंग 3, और इसके लिए तो वर्किंग की जरूरत नहीं। बैंक लोन की तो हमें पता है जो बुक वैल्यू है वही मार्केट वैल्यू होती है। रुपीज इन मिलियन में चलें तो 15 मिलियन ये बैंक लोन की मार्केट वैल्यू आ गई। बाकी अब यहां से शुरू करते हैं वर्किंग 1 से कहानी। ऑप्शन 1 बीटा हमारा सेम रहेगा, सेम मतलब 1.1 रहेगा। RF 9 है और प्रीमियम 6 है, तो यहां से के ही नायती आसानी से के इज इक्वल टू RF प्लस रिस्क प्रीमियम इंटू बीटा। तो ये बन गया जनाब 6.6 प्लस 9 15.6%। ये हमारा जी कॉस्ट ऑफ इक्विटी बन गया। बैंक लोन पोस्ट टैक्स लेना है जी, याद है पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट। और बैंक लोन की पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट का तरीका होता है, बैंक लोन का रेट हमें गिवन है, सिंपली इसको 1 माइनस टैक्स रेट से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 7.7% पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट भी आ गई। तो 15.6 7.7 मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी के बारे में आपने ख्याल रखना है कि इट इज सिंपली नंबर ऑफ शेयर्स इन इशू इनटू मार्केट प्राइस, और मार्केट प्राइस भी एक्टिव। इस सवाल में कम डिव का कोई चक्कर है नहीं, कोई टर्म यूज नहीं की गई, लेकिन सवाल हमें ऐसे आएंगे जहां पे शेयर प्राइस बताई जाएगी कम डिव है। हमें ख्याल रखना है मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी में एक्टिव मार्केट प्राइस ली जाती है। तो इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन टू द कंट्रेरी वी अज्यूम दिस इज द एक्टिव मार्केट प्राइस। ठीक है जी, ये तो हो गया एक्टिव मार्केट प्राइस, और ये है शेयर्स ऑलरेडी इन इशू। तो हम इसको अगर देखें मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, तो करंटली 10 मिलियन शेयर्स इन इशू हैं और 45 रुपीज पर शेयर प्राइस है। ये वैल्यू आ गई करंट शेयर्स इन इशू की मार्केट वैल्यू। बट हमने पढ़ा हुआ है एक और कॉन्सेप्ट कि जब भी कोई नया फाइनेंस रेज किया जाता है तो अमाउंट ऑफ फाइनेंस रेज्ड इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू ऑफ दैट सोर्स। हम राइट शेयर से फाइनेंस रेज कर रहे हैं, कितना रेज कर रहे हैं? 240। राइट शेयर से जो फाइनेंस रेज हो रहा है ये उन राइट शेयर्स की मार्केट वैल्यू कहलाएगी। उसने मुझे बताया 10 रुपए डिस्काउंट पे इशू हो रहा है या पता नहीं 10 रुपए प्रीमियम पे इशू हो रहा है फेस वैल्यू पे, दैट इज इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन। ये इंफॉर्मेशन मेरे किसी काम की नहीं है। मेरे काम की इंफॉर्मेशन क्या है, जो मैंने आपको पहले कॉन्सेप्ट क्लास में दिया हुआ है कि जब भी कोई नया फाइनेंस रेज किया जाता है उस फाइनेंस की मार्केट वैल्यू अमाउंट ऑफ फाइनेंस रेज के बराबर है। मतलब राइट इशू से फाइनेंस 240 मिलियन का रेज किया जा रहा है, तो राइट इशू से की मार्केट वैल्यू 240 है। तो भाई राइट इशू की मार्केट वैल्यू 240 है, तो एग्जिस्टिंग शेयर्स की मार्केट वैल्यू हमारे पास है, इसमें राइट शेयर्स की 240 ऐड कर दो, तो 450 प्लस 240 690 मिलियन, ये हमारी वैल्यू ऑफ इक्विटी आ गई। 690 मिलियन लीजिए जी, टोटल करेंगे तो 705 मिलियन। नाउ वी कैन हैव वैक। ठीक है जी, वैल्यूज हमारी सारी कंप्लीट हो गई हैं। राइट इशू का केस है, वैक आएगा 15.6 इंटू 690 प्लस 7.7 इंटू 15 over 705. This should give us WACC as 15.43%। मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा, मैं बुक से आंसर ले रहा हूं क्योंकि मेरे पास यहाँ पे स्टूडेंट की सपोर्ट अवेलेबल नहीं है, तो मैं बुक से आंसर लेके लिख रहा हूं। आई होप ये करेक्ट आंसर है, हमारा भी यही आ रहा होगा। 15.43% इज द WACC, ऑप्शन नंबर 1। तो लीजिए जी, ये ऑप्शन, इसमें कोई ऐसा हमारे लिए कॉम्प्लिकेशन नहीं है, सिर्फ इसमें छोटा सा कैच रखा गया था, वो सिर्फ ये रखा था उसने राइट इशू की प्राइस बता दी थी। तो हमें ध्यान में रखना है कि मैं राइट इशू प्राइस से कंफ्यूज नहीं होना, तो हमें बस यही कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है कि नए सोर्स
को जब भी आप रेज करते हो, उस सोर्स की मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ फाइनेंस रेज्ड। राइट शेयर से फाइनेंस रेज कर रहे हो तो राइट शेयर्स की मार्केट वैल्यू इज 240 मिलियन। ये एग्जिस्टिंग शेयर की मार्केट वैल्यू, टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ द इक्विटी क्या बनी। अच्छा, ये ऑप्शन नंबर 2 में कन्वर्टेबल शेयर्स इशू करने की बात की जा रही है। मतलब इक्विटी प्लस बैंक लोन तो है आपके पास, तो क्यों ना कन्वर्टेबल शेयर्स कन्वर्टेबल डिवेंचर्स इशू कर दिए जाएं। तो जनाब अब हम जाते हैं ऑप्शन नंबर 2 में, जिसमें कन्वर्टेबल डिबेंचर्स की बात कर रहे हैं हम। अच्छा जी, अब अगेन वैक कैलकुलेट करने हैं, सेम वर्किंग, सोर्सेज, कॉस्ट एंड मार्केट वैल्यू रुपीज इन मिलियन में, एंड देन वैक का फॉर्मूला। सोर्सेज अब हमारे होने जा रहे हैं 3, एक इक्विटी, एक बैंक लोन, और तीसरा है कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। मार्केट वैल्यू की बात करें तो एग्जिस्टिंग शेयर्स की मार्केट वैल्यू हमने यहां कैलकुलेट की थी, ये एग्जिस्टिंग शेयर्स की मार्केट वैल्यू हमारे पास आ रही है, इट इज 450। डेट की मार्केट वैल्यू बैंक लोन की हमने ऑलरेडी ली हुई है 15, और कन्वर्टेबल डिबेंचर से कितना फाइनेंस रेज करने जा रहे हैं 240। तो मार्केट वैल्यू में काम करना नहीं पड़ा, इसकी वैल्यू हम ऑलरेडी राइट इशू में कर चुके हुए हैं। ये 10 मिलियन शेयर्स 45 के हिसाब से। बैंक लोन की मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू के बराबर होती है, इस पार्ट में हम ऑलरेडी देख चुके हैं। कन्वर्टेबल डिबेंचर की मार्केट वैल्यू इक्वल टू अमाउंट ऑफ फाइनेंस रेज, 240 रेज करने जा रहे हो, 240 आ गई। बैंक लोन की कॉस्ट ऑफ डेट डज नॉट चेंज, इट रिमेन्स द सेम। इक्विटी की कॉस्ट ऑफ डेट इट विल चेंज, 3 नंबर वर्किंग हो चुकी है, ये 4 नंबर वर्किंग हम यहां कर देते हैं, क्योंकि अब बीटा बदलने जा रहा है भाई। बीटा अगर कन्वर्टेबल डेट पे जाओगे तो कंपनी का बीटा 1.1 से 1.2 पे चला जाता है, इसका मतलब कंपनी की कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ जाएगी। तो जनाब हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी 7.2 प्लस 9 16.2% हो जाएगी, 16.2। अब रहेगी आखिरी कहानी कन्वर्टेबल डेट की। कन्वर्टेबल डेट उसने कहा जी 3 साल बाद 15 शेयर में कन्वर्ट होगा, और कन्वर्ट ना हुआ तो पार पे रिडीम होगा, रिडीम एट पार। तो हमने कन्वर्टेबल डेट के लिए जो तरीका पढ़ा हुआ है IRR ऑफ द पोस्ट टैक्स कैश फ्लोस टू इन्वेस्टर। ठीक है जी, लेट्स डू द वर्किंग नंबर 5 फॉर दिस। तो जैसे की जगह यहाँ पे एक कैच है, मतलब मैं उसको एक शॉर्टकट के तौर पर अडॉप्ट करूंगा, आप जरा ध्यान कीजिएगा। आई कि आपने शॉर्टकट नहीं लगाया, लेकिन मैं ले लूंगा यहाँ पे 5, और वो शॉर्टकट मैं बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट लूंगा, जो कॉन्सेप्ट मैं आपसे क्लास में डिस्कस कर चुका हूं भाई। एनीवेज, हमने कहा जी IRR की कहानी है जी ये। तो IRR की कहानी शुरू होगी सबसे पहले इशू प्राइस से, जो कि 0 में आनी है। मार्केट वैल्यू नॉर्मली तो मार्केट वैल्यू ली जाती है ना, पुराने डिबेंचर हो तो मार्केट वैल्यू आज की लेते हैं, लेकिन ये तो नया डिबेंचर है, इसकी तो इशू प्राइस ली जाएगी, क्योंकि नए डिबेंचर की इशू प्राइस मार्केट वैल्यू बराबर होती है। तो जनाब इशू प्राइस क्या है? डिबेंचर्स इशू एट पार 1000 ईच। तो जनाब 1000 पे डिबेंचर इशू करोगे, ये हम कैश फ्लो ले रहे हैं, ठीक है, ये ईयर्स हैं। फिर 3 साल इनकी लाइफ है, उसमें इंटरेस्ट 1 से 3 और कूपन रेट है 13%, सो 130। पोस्ट टैक्स करना है 1 माइनस टी, हो गया जी पोस्ट टैक्स। अब आइए आगे, जहां पे हमने लेनी है कन्वर्जन वैल्यू और रिडम्पशन वैल्यू, विच एवर इज हायर, ये सीखा ना हमने। तो जनाब इसके लिए हम बना लेते हैं एक वर्किंग नंबर 4 तक पहुंचे थे, 5 तक पहुंचे, ये 5 चल रहा है ना, तो वर्किंग 5.1 बना लेते हैं। तो रिडम्पशन वैल्यू इज गिवन एट 1000 और कन्वर्जन वैल्यू 15 शेयर्स विच आर एक्सपेक्टेड टू बी वैल्यूड एट। आज 45 की हैं, सालाना 5% से प्राइस ग्रो करनी है, तो आज 45 के हैं, 3 साल में इन पे 3 ग्रोथ लग जाएंगी। तो जनाब यहां से कन्वर्जन वैल्यू बना लेते हैं। हमारी कन्वर्जन वैल्यू इन 15 शेयर्स की कहा जाती है
तो 15 शेयर्स की कन्वर्जन वैल्यू जाती है जी 781.4। 781.4। हमने पढ़ा था जी रिडम्पशन वैल्यू और कन्वर्जन वैल्यू विच एवर इज हायर इन्वेस्टर्स को चूज करते हैं। तो यहां पे रिडम्पशन वैल्यू 1000। अब यहां पे जनाब एक शॉर्टकट आता है। हमने क्या पढ़ा था कि अगर इशू प्राइस और रिडम्पशन वैल्यू सेम है तो इसका मतलब यील्ड इज इक्वल टू कूपन रेट। इसका मतलब यील्ड इज इक्वल टू कूपन रेट। इसका मतलब इस बॉन्ड की यील्ड कितनी है, मुझे आईआरआर करने की जरूरत नहीं है। इस बॉन्ड की यील्ड है विदाउट एनी डिस्कशन 13%, क्योंकि बॉन्ड का रेट 13% था ना, बॉन्ड वाज 13%। और हम देख रहे हैं कि इन्वेस्टर को जितना पैसा इन्वेस्टर दे रहा है उतना ही बाद में मिल रहा है, उसको 13% के अलावा कोई पैसा नहीं मिल रहा। इसका मतलब इन्वेस्टर की यील्ड 13 है। यील्ड मिल जाए तो पोस्ट टैक्स बनाने के लिए मुझे फिर आईआरआर करने की जरूरत नहीं है। 13% इंटू 1 माइनस टी कर दो, 9.1%। ये मेरा आईआरआर की जगह पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट यहां से मिल जाता है। ये कॉन्सेप्ट हम पहले कवर कर चुके हुए हैं। हाँ, अगर यहां पे मैं रिडम्पशन वैल्यू लेता जो इससे ज्यादा होती तो फिर मेरा कॉन्सेप्ट होता भाई इन्वेस्टर को इंटरेस्ट के अलावा भी कुछ रिटर्न जा रही है, आईआरआर ही लेना पड़ेगा, फिर मैं इनका आईआरआर ही लेता। लेकिन इस केस में जब ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, इसका मतलब इन्वेस्टर को रिटर्न सिर्फ ये जा रही है। ये यहां से भी उठा सकते हो, ये 91 रुपीज ही बन रही है, तो 91 रुपीज बन रही है जो कि 1000 का 9.1% ही बनता है। तो मैं यहां से ले लूं, इधर के आगे मैं यहां पे खत्म कर दूं कहानी, या आईआरआर भी ले लूं तो गलत नहीं। आज जवाब वही आईआरआर में पता ना एस्टिमेशन होती है, जो दो रेट ले उसके हिसाब से आंसर आता है। सब्जेक्ट टू राउंडिंग ऑफ आपका आंसर 9.1 नहीं आएगा, जैसे एग्जामिनर ने इसको सॉल्व किया हुआ है। एग्जामिनर ने मुझे लगता है 5%, बल्कि मैं दिखाई देता हूं आपके सामने यहां पे, उसने 9 और 12, एग्जामिनर ने दो रेट लिए हैं, 9% और 12%। इनको लेके आईआरआर निकाला, वही 9.11 ही आ गया, राउंडिंग ऑफ। ठीक है, मतलब 9 और 10 करता तो शायद 9.1 ही आ जाता एग्जैक्टली। तो एनीवेज मैंने थोड़ा स्मार्टली काम किया, मैंने सिर्फ ये कैश फ्लोज निकाले, और कैश फ्लोज निकाल के मैंने कहा भाई इसकी बेसिस मैं कह सकता हूं कि इन्वेस्टर की यील्ड 13% है, और यील्ड इंटू 1 माइनस टैक्स 91 रुपीज या 9.1% इसकी पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट है। ये कॉन्सेप्ट हमने कवर किया था कुछ क्लास में एक्टिविटीज़ के थ्रू। अगर मैं थोड़ा सा मजीद आपको रेफरेंस देना चाहूँ तो मैं उस पेज का रेफरेंस भी किताब में दे देता हूँ जिस जगह हमने इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था। कॉस्ट ऑफ डेट रिडीमेबल, जी बिल्कुल क्लास एक्टिविटीज़ थी, पेज 139 की बॉटम पे। ये हमने कुछ क्लास एक्टिविटीज़ की थी जहाँ मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट एलेबोरेट किया था। तो लीजिए जी, यहाँ से अब हम वैक कैलकुलेट कर लेते हैं। इस केस में हमारा वैक पुटिंग इन द डाटा 16.2 इंटू 450 प्लस 7.7 इंटू 15 प्लस 9.1 इंटू 240 over sum of the two 690 and 705 divided with 705, और आंसर हमारा यहां पे आता है 13.6। इस केस में हमारा आंसर आ रहा है 13.6%। और हमसे पूछा गया था कौन सी ऑप्शन में वैक लोस्ट है, तो जनाब कन्वर्टेबल डिबेंचर के साथ वैक लोस्ट आता है। ठीक है जी, तो इस क्वेश्चन के साथ हमारी डिस्कशन कॉस्ट ऑफ कैपिटल के चैप्टर पे ख़त्म होती है, और अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। फाइनेंशियल एनालिसिस के एरिया में नेक्स्ट चैप्टर हमारा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, चैप्टर नंबर 4 वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। वर्किंग कैपिटल की टर्म से तो वैसे आप फेमिलियर हो, आपने अपनी अर्लियर स्टडी में पढ़ी हुई है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल आपने पढ़ा हुआ है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में हमने क्या क्या पढ़ना है, ये तो
थोड़ा हम आगे चलेंगे तो मैं आपको बता दूंगा सारा कुछ कि सिर्फ हमने करंट एसेट करंट लायबिलिटीज को नहीं पढ़ना, हमने इनकी मैनेजमेंट की बात करनी है। करंट एसेट क्या है, करंट लायबिलिटीज क्या है, ये हमें पता होते हैं भाई। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में हमने इनकी मैनेजमेंट की बात करनी है कि हमें एसेट में कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, हर हमें लायबिलिटी से कितना पैसा उधार लेना चाहिए। लायबिलिटीज आपको पता है शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस होते हैं, ओवरड्राफ्ट है, ट्रेड क्रेडिटर्स है, वो करंट लायबिलिटीज है, और यहाँ पे क्या है, स्टॉक्स एंड डेटर्स हैं। तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट से बरात एक एस्पेक्ट है करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को मैनेज करना, और इसके दूसरे एस्पेक्ट्स एडिशनल ऑब्जेक्टिव्स, उन पे मैं आगे चल के बात करूंगा। लेकिन फिलहाल इसकी जरा पास्ट पेपर एनालिसिस को जरा नजर डाल लें, जो कि हमारा तरीकाकार होता है हर किसी भी सब्जेक्ट पे चलने से पहले। अच्छा, इस सब्जेक्ट की कहानी थोड़ी सी ट्विस्ट वाली है, ठीक है। इस सब्जेक्ट की कहानी यह है कि भाई ये हमारे सामने आ रही हैं जी चीज़ें, ये 1, 2, 3 हम कवर कर चुके। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट चौथे चैप्टर पे हैं। मॉडल पेपर में हमें सिर्फ एक MCQ एग्जामिनर ने सिर्फ उसकी झलक कराई, कोई क्वेश्चन नहीं दिया गया। लेकिन जैसे ही पहली अटेम्प्ट आई कैफ 6 की, सीधा 10 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आया, फिर क्वेश्चन नहीं आया, लॉन्ग क्वेश्चन, फिर लॉन्ग क्वेश्चन आ गया, फिर लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आया। MCQ तो आज नहीं ना अभी तक, फिर लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आया। अगली दफ़ा यहाँ पे आके उसने लॉन्ग क्वेश्चन भी नहीं दिया, 1-2 नंबर के MCQ दिया, लॉन्ग क्वेश्चन भी नहीं दिया, फिर 4 नंबर के MCQ दे दिया। अच्छा, मैं थोड़ा सा और रिलेट करूँ इसको। प्रीवियसली ये चैप्टर वर्किंग कैपिटल का, हमारा ये जो अगला चैप्टर हमने पढ़ना है फाइनेंस का, इससे स्वैप होकर चल रहा था। जैसे देखिए मॉडल क्वेश्चन में, मॉडल पेपर में उसने बजटिंग का क्वेश्चन दिया था, इधर नहीं था। पहला पेपर आया, वर्किंग कैपिटल का सवाल आ गया, ये गायब हो गया। अगला पेपर आया, ये सवाल आ गया, ये गायब हो गया। अगला पेपर आया, इधर सवाल आ गया, ये गायब हो गया। अगला पेपर आया, ये सवाल आ गया, ये गायब हो गया। ऑटम 23 तक तो कहानी बड़ी सीधी सीधी थी कि एक दफ़ा लॉन्ग क्वेश्चन आएगा वर्किंग कैपिटल से, एक दफ़ा लॉन्ग क्वेश्चन आएगा बजटिंग से। लेकिन फिर एग्जामिनर को भी शक पड़ गया कि यार बच्चों ने तो आदत बना ली है कि एक दफ़ा एक चैप्टर छोड़ा, एक दफ़ा एक छोड़ा, ज़रा पकड़ते हैं इनको। अगली दफ़ा उसने फिर बजटिंग दे दिया, यहाँ पे उसने कहा छोड़ो ज़रा, सिर्फ MCQ देते हैं। अभी भी उसकी तसल्ली नहीं हुई, उसने अगली दफ़ा फिर बजटिंग दे दिया। 2 दफ़ा वर्किंग कैपिटल स्किप कर चुका है। तो आप कह सकते हो मेरे हिसाब से 70-80% चांस है कि इस बार वर्किंग कैपिटल का सवाल आएगा। 100% मैं अभी भी नहीं कहूँगा, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनेशन में एक्सपेक्टेशन बिल्ड करते हुए देयर इज नेवर 100%। पैटर्न हमें बता रहा है कि स्प्रिंग 23 के बाद एग्जामिनर ने 1, 2, 3 अटैम्प्ट गुजरी हैं। 3 अटैम्प्ट में उसने वर्किंग कैपिटल का सवाल नहीं दिया। इससे पहले अल्टरनेट अटैम्प्ट में देता था, एक छोड़ के एक देता था, अब 3 दफा उसने नहीं दिया। बजटिंग जो अगला चैप्टर में पढ़ना है, पहले एक छोड़ के एक देता था, 3 लगातार अटैम्प्ट में दे दिया। अब पता नहीं उसकी तसल्ली हुई है कि नहीं हुई एग्जामिनर की अभी, तो लेट्स नॉट बैट ऑन दैट कि उसकी तसल्ली है या नहीं है। हम बैट लगा के उसके मुताबिक तैयारी करें। हम दोनों चैप्टर तैयार करेंगे पूरे, वर्किंग कैपिटल का भी पूरा करेंगे, बजटिंग का भी पूरा करेंगे इंशाअल्लाह। सवाल जहां से भी आए वी शुड बी रेडी। हम किसी एक्सपेक्टेशन के साथ नहीं चल रहे होंगे, ठीक है जी। तो यह है कहानी वर्किंग कैपिटल के पास्ट पेपर एनालिसिस की। और अब हम मूव करते हैं टॉपिक की तरफ। वर्किंग कैपिटल है क्या? आप लोगों ने जो अपनी अर्लियर स्टडीज में बात पढ़ी हुई है, वर्किंग कैपिटल क्या है जी, वर्किंग कैपिटल की टर्म पढ़ी हुई ना आपने, क्या होता है वर्किंग कैपिटल? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। आप लोगों ने इसको पढ़ा सिर्फ एक रट्टे की हद तक, बट ये है क्या वर्किंग कैपिटल, क्यों उसको वर्किंग कैपिटल कहते हैं? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज वैल्यू क्या बता रहा है हमें, इसका मतलब आपको शायद नहीं बताया गया। तो अब हम यहां पे हमने इसका मतलब भी सीखना है और इससे रिलेटेड बहुत से अहम कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़ने हैं। आपको जो मतलब बताया गया वर्किंग कैपिटल का, इट इज करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। मतलब अगर आपकी बैलेंस शीट में 100 रुपए के करंट एसेट्स आ रहे हैं और अगर आपकी बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटीज 70 हैं, तो वर्किंग कैपिटल की वैल्यू आप कैलकुलेट करते हो 30 रुपए। लेकिन ये 30 रुपए क्या है, ये आपको क्या इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ये शायद आपको नहीं पता। तो अब हम इसका मतलब भी समझेंगे और इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा जी, सबसे पहले हम कैपिटल का मतलब एक बार फिर क्लियर कर लें। कैपिटल
क्या होता है? वर्किंग कैपिटल पे बाद में बात करें। व्हाट इज कैपिटल? जी, व्हाट इज कैपिटल? बेटा ये पुरानी बात है, अकाउंटिंग में आपको सिखाई गई थी, ऑनर्स मनी इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमने इसको थोड़ा बदल दिया था। सोर्स ऑफ फाइनेंस में बात थोड़ी मैंने आपको कैपिटल बता दी थी, कैपिटल क्या होता है। सोर्स ऑफ फाइनेंस का एरिया अगर आपको याद हो तो उसमें हमने थोड़ी बात की थी कैपिटल के बारे में, याद है किसी को? एग्जैक्टली। कैपिटल से मुराद होता है लॉन्ग टर्म फंड्स इन्वेस्टेड इन बिजनेस। कैपिटल से मुराद है लॉन्ग टर्म फंड्स इन्वेस्टेड इन बिजनेस। बेसिकली कैपिटल से मुराद लिखा यहां पे नहीं हुआ, बट इससे मुराद है कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस। अकाउंटिंग में अक्सर हम कैपिटल को इक्विटी कैपिटल समझते थे, लेकिन फाइनेंस में कैपिटल से मुराद कैपिटल एम्प्लॉयड है। और कैपिटल एम्प्लॉयड होता है इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म डेट। ये है कैपिटल एम्प्लॉयड, ये है कैपिटल। ठीक है जी। कैपिटल से मुराद है लॉन्ग टर्म फंड्स इन्वेस्टेड इन बिजनेस, विच मींस इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म डेट। ये है कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या है? अब देखो, कैपिटल से अब हम वर्किंग कैपिटल पे जा रहे हैं। अब ये इक्वेशन को समझो जरा। मेरी बैलेंस शीट में करंट एसेट्स आ रहे हैं 100 रुपए के, मेरी बैलेंस शीट में करंट लाइबिलिटीज आ रही हैं 70 रुपए की। करंट लाइबिलिटीज को हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं? व्हाट इज करंट लाइबिलिटीज? इन द टर्म्स ऑफ financing, current liabilities are my short term sources of finance. sources of finance पढ़ के आए ना? करंट लाइबिलिटीज में क्या होता है? मेनली देखो, ओवरड्राफ्ट, बैंक लोन, ट्रेड क्रेडिटर्स, यही ना करंट लाइबिलिटीज। ये क्या है मेरे? सारे शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। अब ये इंफॉर्मेशन को हम अगर समझें तो मेरे बिजनेस में शॉर्ट टर्म एसेट्स में 100 रुपये इन्वेस्टेड है और मैंने शॉर्ट टर्म फाइनेंस से 70 रुपये रेज किए हुए हैं। आपके बिजनेस में जितने भी एसेट्स अवेलेबल होते हैं, दे यूटिलाइज फंड्स विच आर जनरेटेड फ्रॉम एनी ऑफ द सोर्स। एसेट में पैसा इन्वेस्ट होता है, वह एसेट शॉर्ट टर्म हो, वह एसेट्स लॉन्ग टर्म हो। ये शॉर्ट टर्म एसेट्स है ना, करंट एसेट्स हमारे। एसेट्स यूटिलाइजेस फंड्स विच आर रेज्ड बाय एनी सोर्स। हमने इन जनरल पढ़ा हुआ है कि भाई कैपिटल एसेट्स अगर बाय करने हैं तो कैपिटल एसेट्स चूंकि लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं, सो कंपनी शुड रेज लॉन्ग टर्म फाइनेंस फॉर इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म एसेट्स। इसी तरह आपने कभी बचपन में पढ़ा हुआ है कि करंट एसेट्स शॉर्ट टर्म एसेट्स होते हैं, सो कंपनी शुड रेज शॉर्ट टर्म फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट्स। ये बात आपने थोड़ा सा कहीं मैचिंग प्रिंसिपल का भी पढ़ा होगा। लेकिन जब हम करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज करते हैं तो ये एक मिसमैच बता रहा है कि करंट एसेट्स तो 100 रुपए के हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म से फाइनेंस कितना रेज हुआ है? इसका मतलब 30 का फाइनेंस कहां से आया? लॉन्ग टर्म से। आपने 100 रुपए के शॉर्ट टर्म एसेट्स लिए हुए हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म फाइनेंस सिर्फ 70 का है। इसका मतलब बाकी 30 कहां से आया? लॉन्ग टर्म फाइनेंस। बैलेंस शीट है ना भाई, डेबिट क्रेडिट बराबर है ना, बैलेंस शीट की एसेट लायबिलिटीज बराबर है। तो वर्किंग कैपिटल क्या है? कैपिटल से पिक कर लो। कैपिटल लॉन्ग टर्म फंड इन्वेस्टेड इन डे टू डे वर्किंग ऑफ द बिजनेस। ये डे टू डे वर्किंग में इस्तेमाल होता है ना करंट एसेट। इसमें क्या होता है? कैश, क्या है? स्टॉक्स, क्या है? डेटर्स, जो कि डे टू डे बिजनेस में यूज हो रहे हैं। स्टॉक रोज बेच रहे हैं, रोज खरीद रहे हैं, कैश रोज बिल पे कर रहे हैं, कस्टमर से वसूल कर रहे हैं पैसा। सो वर्किंग कैपिटल क्या हुआ? पार्ट ऑफ द कैपिटल इन्वेस्टेड इन करंट एसेट्स। दिस इज वर्किंग कैपिटल। Part of the capital, amount of capital which is invested in current assets is known as working capital, because current assets are used in day-to-day working of the business. ठीक है?
सो वर्किंग कैपिटल क्या है? इट्स द करंट एसेट्स लेस करंट लायबिलिटीज, जो इक्वेशन आपने पढ़ी थी, और ये है इसकी डेफिनेशन। फ्रॉम द फाइनेंसिंग पॉइंट ऑफ व्यू, इट रिप्रेजेंट्स द अमाउंट ऑफ करंट एसेट्स फाइनेंस यूजिंग लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। दिस इज द रियल डेफिनेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल विच यू शुड नो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड। अब कोई आपसे पूछे कि जी वर्किंग कैपिटल क्या है, तो यू शुड नॉट टेल कि करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल क्या है? इट इज द पार्ट ऑफ करंट एसेट्स विच इज फाइनेंस यूजिंग लॉन्ग टर्म सोर्सेज। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ यू कैन मेजर दैट? फिर आप कह सकते हो जी करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज कर लो, तो हमें मेजर कर लेते हैं हम कि वर्किंग कैपिटल है कितना। ठीक है, तो करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज इज द मेथड टू मेजर वर्किंग कैपिटल। बट व्हाट इज वर्किंग कैपिटल, उसकी डेफिनेशन ये लिखी हुई है जी। वर्किंग कैपिटल क्या है? वर्किंग कैपिटल बहुत अहम है, इसकी मैनेजमेंट, वर्किंग कैपिटल की मैनेजमेंट बहुत अहम है, क्योंकि इस फिगर का इंपैक्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन की लिक्विडिटी पे। वर्किंग कैपिटल की फिगर का इफेक्ट ऑर्गेनाइजेशनल लिक्विडिटी पे आता है। लिक्विडिटी से क्या मुराद होता है जी? व्हाट इज मेंट बाय द लिक्विडिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन? हाँ जी, लिक्विडिटी से मुराद होता है कंपनीज एबिलिटी टू पे इट्स लायबिलिटी व्हेन दे फॉल ड्यू। हम कहते हैं कंपनी की लिक्विडिटी अच्छी है, इसका मतलब कंपनी के पास सफिशिएंट लिक्विड एसेट्स हैं टू पे ऑफ इट्स लायबिलिटी व्हेन दे फॉल ड्यू। हम कहते हैं कंपनी की लिक्विडिटी बुरी है, इसका मतलब कंपनी के पास इनसफिशिएंट लिक्विड एसेट्स हैं। बाय द वे लिक्विड एसेट्स क्या होते हैं? मतलब जनरली हम लिक्विडिटी रेशियो के कॉन्सेप्ट से अगर देखें ना, तो लिक्विड एसेट बन जाते हैं करंट एसेट माइनस स्टॉक्स। लिक्विडिटी रेशियो बड़ी है, एसिड टेस्ट रेशियो भी कहते हैं उसको। उस कॉन्सेप्ट से देखें तो लिक्विड एसेट्स हमारे हैं करंट एसेट्स माइनस स्टॉक्स। हम ज्यादा बारीकी में नहीं जाते, और हम कहते हैं लिक्विड एसेट्स की अवेलेबिलिटी इन रिलेशन टू करंट लायबिलिटीज हमें बताती है लिक्विडिटी पोजीशन। ठीक है, सो जितनी आपकी नेट वर्किंग कैपिटल की वैल्यू ज्यादा होती है, उतनी लिक्विडिटी आपकी ज्यादा समझी जाती है। जितनी वर्किंग कैपिटल की वैल्यू आपकी कम होती है, उतनी लिक्विडिटी आपकी कम समझी जाती है। सो ये हमने वर्किंग कैपिटल क्या है और उसका रिलेशनशिप लिक्विडिटी से कैसे जुड़ता है। अच्छा जी, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की मैं बात कर रहा था कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इज वेरी क्रिटिकल। ये क्रिटिकल क्यों है? क्योंकि दुनिया में जब स्टडी की गई डिफरेंट बिजनेसेस की, और उसमें फेल्ड बिजनेसेस को स्टडी किया गया कि दुनिया में ज्यादातर बिजनेसेस जो फेल हुए हैं उनकी कॉजेज क्या रही, बिजनेसेस क्यों फेल हुए, तो पता लगा कि बिजनेसेस रॉन्ग इन्वेस्टमेंट डिसीजन से, गलत प्लांट लगा लिया, गलत प्रोजेक्ट में पैसा लगाया, इस वजह से कम बंद होते हैं। ज्यादा बिजनेसेस बंद होते हैं पुअर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट से। करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को बिजनेसेस सही मैनेज ना करने की वजह से ज्यादा बंद होते हैं। हमने कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के चैप्टर में पढ़ा कि कैपिटल एसेट्स में इन्वेस्टमेंट डिसीजन कैसे एवेल्युएट किया जाए, कैपिटल एसेट में इन्वेस्टमेंट डिसीजन को कैसे एवेल्युएट किया जाए, सो दैट वी ओनली इन्वेस्ट इन फीजिबल गुड प्रोजेक्ट्स। लेकिन अब मैं क्या कह रहा हूं कि वहां पे अगर कोई गलती से गलत प्रोजेक्ट में भी इन्वेस्ट हो जाएगा ना, तो कम बिजनेसेस डूबते हैं इस फैसले की वजह से। लेकिन अगर वर्किंग कैपिटल हमारी अच्छी ना हुई तो ठीक ठाक प्रॉफिटेबल बिजनेसेस बंद हो जाते हैं, जस्ट बिकॉज दे फेल टू मैनेज देयर वर्किंग कैपिटल, दे फेल टू मैनेज देयर करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। क्योंकि वर्किंग कैपिटल के कंपोनेंट्स क्या है? करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज ही है ना। तो वर्किंग कैपिटल से मुराद क्या है? करंट एसेट्स को और करंट लायबिलिटीज को मैनेज करना। कैसे मैनेज करना, इस पे हम बात करेंगे। लेकिन वर्किंग कैपिटल की मैनेजमेंट में करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज की मैनेजमेंट है, और अगर हम ऑर्गेनाइजेशन करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को मैनेज ना कर पाए तो अच्छे खासे बिजनेसेस, प्रॉफिटेबल बिजनेसेस बंद हो जाते हैं, लिक्विडेशन में चले जाते हैं। अच्छा जी, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की डिटेल में तो हम जाएंगे, लेकिन आज सिर्फ हम दो इसके जो ऑब्जेक्टिव है उसको डिस्कस करते हैं। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट जो हम सीखेंगे कि भाई हमने क्या करना है, हम चाहते क्या हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट से हासिल क्या करना चाहते हैं। सो देयर आर टू ऑब्जेक्टिव
वर्किंग कैपिटल मैनेज करने के हम कहते हैं दो ऑब्जेक्टिव्स हैं, एक लिक्विडिटी मेंटेन करना, दूसरी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाना। मेंटेन सफिशिएंट लिक्विडिटी एंड इंक्रीज द प्रॉफिटेबिलिटी। करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को हमने इस तरह मैनेज करना है, इतना कैश अपने पास रखना है, ठीक है, लायबिलिटीज को हमें इस तरह कंट्रोल करके चलना है कि व्हेन दे फॉल ड्यू वी शुड हैव सफिशिएंट एसेट्स टू पे ऑफ देम, वी शुड हैव सफिशिएंट लिक्विडिटी। हमने ऐसे मैनेज करना है करंट एसेट करंट लायबिलिटीज को कि जब भी लायबिलिटी ड्यू आए हमारे पास सफिशिएंट लिक्विडिटी होनी चाहिए टू पे देम ऑफ। अच्छा, लायबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए हमें लिक्विडिटी होनी चाहिए, तो लिक्विडिटी का मतलब हमारे पास लिक्विड एसेट्स होने चाहिए। अब लिक्विड एसेट आएंगे कहां से? लिक्विड एसेट की इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा कहां से आएगा? किसी सोर्स से रेज करना पड़ेगा ना भाई। हमें लिक्विडिटी मेंटेन करनी है, तो लिक्विडिटी मेंटेन करने का मतलब लिक्विड एसेट्स ज्यादा रखने हैं। लिक्विड एसेट ज्यादा रखोगे तो इसका मतलब इन्वेस्टमेंट बिजनेस में ज्यादा करोगे, और जब इन्वेस्टमेंट करोगे फंड्स की तो दूसरी तरफ फंड्स मतलब डेबिट साइड पे एसेट बढ़ेंगे तो क्रेडिट साइड पे फंड्स भी तो बढ़ जाएंगे ना, और फंड्स जब बढ़ेंगे तो फंड्स की कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। डेट लिया तो इंटरेस्ट, इक्विटी लिया तो डिविडेंड। सो लिक्विडिटी इज वन ऑब्जेक्टिव, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, भी प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ानी है। लेकिन हम देख रहे हैं कि लिक्विडिटी बढ़ाने जाएंगे तो फंड बढ़ेंगे, फंड बढ़ेंगी तो कॉस्ट ऑफ फंड बढ़ेगी, कॉस्ट ऑफ फंड बढ़ेगी तो प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाती है। तो इसीलिए हम कहते हैं भी हमारा ये जो दो ऑब्जेक्टिव हैं इन दोनों का आपस में कॉन्फ्लिक्ट है। लिक्विडिटी हमने मेंटेन करनी है, लेकिन लिक्विडिटी को ऊपर रखने की कॉस्ट है, लिक्विडिटी को ऊपर रखने की कॉस्ट है, उस कॉस्ट की ऐसे प्रॉफिटेबिलिटी नीचे जाती है। दो ऑब्जेक्टिव्स हैं हमें, लिक्विडिटी को मेंटेन करना सफिशिएंट अप्रोप्रिएट लेवल पे और प्रॉफिटेबिलिटी को मैक्सिमाइज करना। कॉन्फ्लिक्ट क्या है कि लिक्विडिटी को हायर लेवल पे मेंटेन करने में हायर फंड्स चाहिए और फंड्स की कॉस्ट आती है, कॉस्ट की वजह से प्रॉफिटेबिलिटी नीचे जाती है। सो इस कॉन्फ्लिक्ट को हमने कैसे मैनेज करना है, कैसे बैलेंस करना है, इस पे भी हम डिफरेंट डिस्कशन टूल्स देखेंगे इंशाअल्लाह, ठीक है जी। सो वर्किंग कैपिटल इज आवर क्रिटिकल एरिया, कीपिंग इन व्यू द पास्ट एंड 70% चांस मैं कहूंगा कि करंट टाइम में इस एरिया से सवाल आने के हैं, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही, बाकी इंशाअल्लाह कल इस डिस्कशन को आगे लेके चलेंगे। अच्छा जी, हमारी डिस्कशन कल शुरू हुई थी वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के एरिया पे। इसमें हमने वर्किंग कैपिटल क्या है इस पे बात की थी, वर्किंग कैपिटल की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, वर्किंग कैपिटल हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है, एंड देन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वर्किंग कैपिटल और कॉन्फ्लिक्ट देयर इज़ और कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द वर्किंग कैपिटल के लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी में कॉन्फ्लिक्ट है। आप जब लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए मोर कैश मोर करंट एसेट्स अपने पास रखते हैं तो इट रिक्वायर्स मोर फंड्स एंड फंड्स दे हैव अ कॉस्ट। सो मोर लिक्विडिटी मोर फंड्स मीन मोर कॉस्ट ऑफ फाइनेंस। सो लिक्विडिटी बढ़ाएंगे तो कॉस्ट ऑफ फाइनेंस बढ़ जाती है, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी डाउन हो जाती है। सो हमारा ऑब्जेक्टिव है इन दोनों को मेंटेन करना, लिक्विडिटी भी मेंटेन करनी है और प्रॉफिट्स को भी मैक्सिमाइज करना है। तो इस एरिया में हम यही कुछ सीखने जाएंगे हम कि कैसे हम इंश्योर कर सकते हैं लिक्विडिटी को मेंटेन करना, व्हाट इज़ एन ऑप्टिमल लेवल ऑफ लिक्विडिटी जो हमें कैरी करना चाहिए, और हम किस तरह अपनी कॉस्ट ऑफ फाइनेंस को कम से कम रख सकते हैं, व्हाट आर द अदर कंसिडरेशन जो कि हमें इन डिसीजंस को लेते हुए कंसिडर करनी है। जी, एनी क्वेश्चन कल की डिस्कशन से? अच्छा जी, वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ थोड़ा मैं डिफरेंशिएट कर दूँ कि हम अक्सर बात कर रहे होते हैं, जुमला जो बोलते हैं इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल एट टाइम इन्वेस्टमेंट करंट एसेट से मिक्स हो रहा होता है, ठीक है। ये दोनों वर्ड्स मिक्स हो जाते हैं। वर्किंग कैपिटल होता है नेट करंट एसेट्स, इसको हम नेट करंट एसेट्स भी कहते हैं, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, ठीक है। सो मिक्सिंग ये कैसे होती है? जैसे फिलहाल यहाँ पे मैं अगर बात करूँ तो लिखा तो हमारी किताब में हेडिंग इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल होता है, बट बेसिकली हम इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट्स के बेनिफिट्स डिस्कस कर रहे हैं, करंट एसेट में इन्वेस्टमेंट के बेनिफिट्स को डिस्कस करें, इट्स नॉट इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल। सो फिलहाल जैसे मैंने हाईलाइट किया, हम बेनिफिट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट्स उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो आगे भी जहाँ जहाँ वर्किंग कैपिटल
करंट एसेट में मिक्सिंग होगी। आई विल ट्राई टू हाईलाइट कि भाई ये अल्टरनेट इंटरचेंजेबली कभी यूज़ होते हैं, किताबों में लिखे नज़र आते हैं। वी मस्ट नॉट कन्फ्यूज़। अच्छा जी, अगर आप इन्वेंट्री अपने पास रखते हैं तो दिस अलाउज एंटिटी टू सप्लाई इट्स कस्टमर ऑन डिमांड। करंट एसेट में इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट क्या है? इन्वेंट्री है, कैश है, कैश इन बैंक है, डेटर्स हैं, ये आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ करंट एसेट्स हैं। इनमें से इन्वेंट्री की बात करें, अगर आपके पास इन्वेंट्री रेडी अवेलेबल है, आपके पास स्टॉक अवेलेबल है, तो आप कस्टमर को ऑन डिमांड इमीडिएटली सप्लाई कर सकते हैं। अगर इन्वेंट्री आपके पास नहीं है, कस्टमर आपको ऑर्डर देगा तो आप उसे कहेंगे जी मैं अभी बना के आपको दूंगा। यू मे लूज अ कस्टमर, जब कस्टमर को रेडीली आप चीज़ नहीं दे पाते तो यू मे लूज अ कस्टमर। सो इन्वेंट्री रखने का फ़ायदा एक है कि कस्टमर को आप डिमांड पे सप्लाई कर सकते हैं, यू कैन सर्व मोर कस्टमर। फिर आपके पास अगर कस्टमर्स को उधार पे बेचने के लिए पैसे नहीं हैं, क्योंकि कस्टमर को उधार पे बेचना है ना, तो आपने यू विल हैव टू पास एन एंट्री डेबिट डेटर्स क्रेडिट सेल्स। कैश पे बेचना है डेबिट कैश क्रेडिट सेल्स, उधार पे बेचना है डेबिट डेटर्स क्रेडिट सेल्स। सो डेटर्स करंट एसेट है। आपने डेटर को, कस्टमर को चीज़ बेची, पैसे नहीं आए, इसका मतलब नई चीज़ बनाने के लिए आपको मज़ीद पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा कारोबार में। अगर आपने एक चीज़ बनाई, कस्टमर को बेच दी, कस्टमर ने आपको पैसे दे दिए, तो आप उस पैसे से दोबारा मटेरियल खरीद कर नई प्रोडक्ट बना लोगे, फिर बेचोगे, फिर पैसा लोगे, फिर नई प्रोडक्ट बना के बेचोगे, ये साइकिल चलता है। लेकिन अगर आपने अपनी चीज़ बना के बेची और कस्टमर ने पैसा नहीं दिया कि जी मैं महीने बाद दूंगा, तो आपको फिर खुद अपने पैसे से दोबारा मटेरियल खरीद के प्रोडक्ट बना के बेचनी पड़ेगी। कस्टमर ने फिर पैसा नहीं दिया, ये महीने बाद दूंगा, फिर अपने पैसे से आपको मटेरियल खरीद के प्रोडक्ट बना के बेचनी पड़ेगी। सो इफ यू आर सेलिंग ऑन क्रेडिट यू नीड टू इन्वेस्ट मोर, जो कि डेटर्स में एज करंट एसेट रिफ्लेक्ट होती है आपकी। एंड दिस इज नॉर्म ऑफ द बिजनेस। मोस्ट ऑफ द कस्टमर दे वांट टू बाय ऑन क्रेडिट। इफ यू डोंट हैव मनी टू सेल देम ऑन क्रेडिट, क्योंकि क्रेडिट में बेचने के लिए यू नीड फंड्स। अगर आपके पास पैसे नहीं है उधार पे बेचने के लिए, देन कस्टमर मे लुक फॉर अनदर सप्लायर हु इज विलिंग टू सेल ऑन क्रेडिट। सो करंट एसेट में इन्वेस्टमेंट, डेटर्स में इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कस्टमर दे वांट टू बाय ऑन क्रेडिट, और अगर आप क्रेडिट पे नहीं बेच पाते यू मे लूज कस्टमर। फिर इसके अलावा हमें कैश बैंक भी अपने पास कैरी करना पड़ता है, क्योंकि कभी हमारा बिजली का बिल ड्यू हो जाता है, कभी बैंक की कोई पेमेंट ड्यू हो जाती है, कभी किराया ड्यू हो जाता है, कभी सैलरी ड्यू हो जाती है। वी मस्ट हैव कैश इन आवर हैंड और इन बैंक टू मीट डे टू डे एक्सपेंसेस। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी कोई एक्सपेंस, कोई पेमेंट ड्यू हो और हमारे पास पैसा ना हो। सो वी मस्ट कैरी कैश। सो ये हम बात कर रहे हैं कि वाई वी मस्ट हैव इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट। हमें करंट एसेट में इन्वेस्टमेंट क्यों ज़रूरी है? स्टॉक में उसके फ़ायदे हैं, डेटर्स में इन्वेस्ट करना उसके फ़ायदे हैं, कैश कैरी करना उसके फ़ायदे हैं। हम अपनी कमिटमेंट्स मीट कर पाते हैं टाइमली विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। फ़ायदे तो काफ़ी हैं जी इन्वेस्टमेंट के, लेकिन इसका एक नुकसान भी है। नुकसान यह है कि करंट एसेट्स में जो आप पैसा इन्वेस्ट करते हो दैट इज़ कंसिडर्ड एज आइडल या डेड इन्वेस्टमेंट। जैसे इसको हम कंपेयर करेंगे कैपिटल एसेट में इन्वेस्टमेंट से। कैपिटल एसेट में इन्वेस्टमेंट आपको एबिलिटी टू प्रोड्यूस आइटम्स, प्रोडक्ट देती है। प्रोडक्ट जितनी आप कैपिटल एसेट में इन्वेस्ट करोगे आपकी कैपेसिटी टू प्रोड्यूस बढ़ती जाएगी, और जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन की कैपेसिटी है आपकी एबिलिटी टू सेल मोर बढ़ती जाती है, और जितना ज़्यादा बेचते उतना ज़्यादा मुनाफा। तो कैपिटल एसेट में इन्वेस्टमेंट आपकी अर्निंग कैपेसिटी को एनहेंस करती है, जबकि करंट एसेट में इन्वेस्टमेंट आपकी अर्निंग कैपेसिटी को एनहेंस नहीं कर रही, क्योंकि करंट एसेट्स में इन्वेस्टमेंट आप फॉर एग्जांपल स्टॉक्स आपने कैरी कर लिया, स्टॉक ज़्यादा रखने से आपकी सेल तो ज़्यादा नहीं हो जाएगी। बैंक में कैश ज़्यादा रखने से आपकी कोई कारोबार के प्रॉफिट्स तो नहीं बढ़ जाएंगे, बल्कि उल्टा होता है। जितनी आप इन्वेस्टमेंट बढ़ाते जाते हो करंट एसेट में, अभी हमने पढ़ा, उतने फंड्स और उनकी कॉस्ट बढ़ती जाती है। द ड्रॉबैक ऑफ एक्सेसिव इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है लेकिन एक्सेसिव इन्वेस्टमेंट को हमें अवॉइड करना है। जो हमने कहा था ना बैलेंस रखना है, वो बैलेंस का कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है कि हमें करंट एसेट में इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है टू गेन दीज बेनिफिट्स, लेकिन एक्सेसिव इन्वेस्टमेंट को हमने अवॉइड करना है। हम सिर्फ उतनी ही इन्वेस्टमेंट करें जिससे हमारी ज़रूरियात
बेनिफिट्स जो हम चाहते हैं वो हासिल हो जाएं। अगर हम अपनी ज़रूरत से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, अगर हम ज़रूरत के मुताबिक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हम सिर्फ ज़रूरत के मुताबिक खर्चा बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर देंगे। मेरा गुजारा फॉर एग्जांपल 200 यूनिट्स इन्वेंट्री से होता है, मैंने 300 रख लिए। अब जो 100 यूनिट्स मैंने एक्स्ट्रा रखे हैं उनमें जो एक्स्ट्रा पैसे ब्लॉक हुए हैं उसका मुझे एक्सेसिव अननेसेसरी इंटरेस्ट पड़ रहा है, जिसका मुझे फ़ायदा नहीं। मेरा 200 यूनिट से गुजारा हो सकता था, मैंने 300 रख ली। तो 300 रखने में जो एक्स्ट्रा पैसे लग गए, जो ज़रूरत से ज़्यादा एक्सेसिव इन्वेस्टमेंट होगी, वो मुझे एक्सेसिव इंटरेस्ट कॉस्ट की मद में हिट करेगी, पिंच करेगी, मेरी प्रॉफिटेबिलिटी को ड्रॉप करेगी। सो लोअरिंग ऑफ प्रॉफिट हो जाता है अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करो। सो इन्वेस्टमेंट इज़ नेसेसरी बट एक्सेसिव इन्वेस्टमेंट इज़ हार्मफुल फॉर द बिजनेस। अच्छा, एक छोटी सी इक्वेशन है, आगे चल के कहीं इस्तेमाल होगी। हमने बात की ना अभी कि हमें इन्वेस्टमेंट वर्किंग कैपिटल में करनी पड़ती है, लेकिन हमारी ख्वाहिश होगी कि हम इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल को रीजनेबल लेवल पर रखें ताकि हमारी कॉस्ट ऑफ फंड्स जो है, कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग, वो मिनिमम लेवल पर रहे, ज़रूरत से ज़्यादा इनकर ना करें। सो इस रेफरेंस से कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करने का छोटा सा फार्मूला है, आगे चल के कहीं ना कहीं इस्तेमाल होगा हमारा। इट इज़ एवरेज इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल इनटू एनुअल कॉस्ट ऑफ फाइनेंस। दिस इज़ योर एनुअल कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल। आप देखते हो कि आपकी वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट कितनी है और एनुअल कॉस्ट ऑफ फाइनेंस आप क्या पे कर रहे हो। इसकी मदद से आप मेजर कर पाते हो कि मुझे वर्किंग कैपिटल को फाइनेंस करना सालाना कितना कॉस्ट कर रहा है, और हमारा मकसद क्या होगा, इस कॉस्ट को मिनिमाइज करना बाय फुलफिलिंग आवर रिक्वायरमेंट। अपनी ज़रूरियात को पूरा करते हुए इस कॉस्ट को कम से कम रखना, दिस इज़ आवर ऑब्जेक्टिव। ये एक बेसिक सी इक्वेशन है, आगे चल के काफ़ी सवालों में ये इस्तेमाल होगी न्यूमेरिकल में, इसको याद रखिएगा। इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल मल्टीप्लाइड विद एनुअल कॉस्ट ऑफ फाइनेंस। और वर्किंग कैपिटल कैसे आता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। ठीक है, ये वर्किंग कैपिटल आया इनटू कॉस्ट ऑफ फाइनेंस, दैट गिव्स यू एनुअल कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग वर्किंग कैपिटल। अच्छा जी, हम इस चैप्टर में जो ये इस सब्जेक्ट में जो हम MFA का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, इसमें जो फाइनेंस का पोर्शन है, इसमें हमें वो स्किल्स सिखाई जा रही हैं, वो नॉलेज दिया जा रहा है जो एज अ फाइनेंस मैनेजर किसी कंपनी में काम करते हुए हमें रिक्वायर्ड होगा। फाइनेंस मैनेजर का काम होता है फाइनेंस की रिक्वायरमेंट आइडेंटिफाई करना और फाइनेंस को रिक्वायरमेंट के मुताबिक अरेंज करना। दिस इज़ द रोल ऑफ फाइनेंस मैनेजर, जिसके लिए वी आर बीइंग ट्रेंड इन दिस सब्जेक्ट। जैसे हमने पीछे जो एरियाज पढ़े उसमें फाइनेंस की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को वैल्यूएट करना हमने डिस्कस किया था कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में। फिर फाइनेंस रेज करने के लिए डिफरेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस की ऑप्शंस को हमने डिस्कस किया। फिर फाइनेंस की कॉस्ट मेजर करना सीखा, क्योंकि फाइनेंस रेज करते हुए हमें ख्याल रखना है कि वी कीप आवर कॉस्ट ऑफ फाइनेंस मिनिमम, क्योंकि जितनी कॉस्ट ऑफ फाइनेंस कम होगी कंपनी की, उतनी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी होगी, उतनी कंपनी के लिए फिजिबल प्रोजेक्ट में एनपीवी ज़्यादा होती जाएगी, क्योंकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होने से एनपीवी बढ़ती है। सो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये सारे नॉलेज हम ले रहे हैं। फाइनेंस अरेंज करना कहाँ से करना और फाइनेंस इन्वेस्ट करना कहाँ करना, उसी के रेफरेंस से बात हुई है। ये भी टॉपिक इस चैप्टर में भी यही बातें होने वाली हैं। डिटरमिन द ऑप्टिमल लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट फंड रिक्वायर्ड इन करंट एसेट्स। हमें करंट एसेट में इन्वेस्टमेंट के लिए कितने पैसे चाहिए, हाउ टू डिटरमिन दैट, हमने ये सीखना है। और फिर जितने पैसे चाहिए उस फाइनेंस को अरेंज करना। करंट एसेट में इन्वेस्टमेंट के लिए जो पैसा चाहिए उसको हमने डिस्कस किया था अभी कि करंट एसेट की फाइनेंसिंग में कुछ पैसा हम करंट सोर्सेज से ला सकते हैं, शॉर्ट टर्म सोर्सेज से ला सकते हैं, कुछ पैसा लॉन्ग टर्म सोर्सेज से ला सकते हैं। जो पैसा करंट एसेट की फाइनेंसिंग के लिए शॉर्ट टर्म सोर्सेज से आता है वो करंट लायबिलिटीज है, और जो पैसा करंट एसेट की फाइनेंसिंग के लिए लॉन्ग टर्म सोर्सेज से आता है वो वर्किंग कैपिटल, दैट इज वर्किंग कैपिटल। ऐसा ही है ना। हमने जो कल इक्वेशन पढ़ी थी कि भाई करंट एसेट्स अगर हमारे 100 रुपए के हैं
और करंट लाइबिलिटीज़ हमारी अगर से 80 रुपीज़ की हैं, इसका मतलब क्या है कि हमने 100 रुपीज़ में से 80 रुपीज़ शॉर्ट टर्म सोर्सेज से फाइनेंस किए हैं और वर्किंग कैपिटल हमारी इक्वेशन के मुताबिक 20 रुपये का आ रहा है। ये क्या बता रहा है कि हमने 20 रुपये करंट एसेट्स के लिए जो रेज़ किए हैं वो लॉन्ग टर्म फाइनेंस से रेज़ किए हैं। तो हमने इस चैप्टर में जो प्राइमरली एज अ फाइनेंस पर्सन जो नॉलेज हासिल करना है, हाउ मच इन्वेस्टमेंट वी शुड हैव हियर, हमें अपने बिजनेस के लिए कितना पैसा चाहिए करंट एसेट में इन्वेस्टमेंट के लिए, और फिर दूसरी बात इस पैसे को किस रेशियो में अरेंज करना चाहिए करंट शॉर्ट टर्म सोर्सेज से और लॉन्ग टर्म सोर्सेज से। ये दो डिसीजंस हैं जिनको हम सीखने जा रहे हैं। ये फैसले कैसे किए जाते हैं इन पे हम बात करने जा रहे हैं। जी, एनी क्वेश्चन? हमने बात की इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल क्यों ज़रूरी है, क्या फ़ायदे हैं उसके, और एक्सेसिव इन्वेस्टमेंट के क्या नुकसानात हैं। एक्सेसिव इन्वेस्टमेंट के क्या नुकसानात हैं, कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग वर्किंग कैपिटल कैसे मेजर की जाती है, एक छोटी सी इक्वेशन, और रोल ऑफ फाइनेंस मैनेजर इन वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। दो एस्पेक्ट्स हैं, एक कितना पैसा हमें वर्किंग कैपिटल करंट एसेट में इन्वेस्टमेंट के लिए चाहिए। अच्छा, यहाँ पे बात कर आपको क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, डिटरमिन हाउ टू डिटरमिन ऑप्टिमल लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल, जिसको यहाँ पे करंट एसेट की या वर्किंग कैपिटल जुमला वर्ड लिख जाता है एग्जामिनर। सो डोंट कंफ्यूज द टू वर्ड्स। एग्जामिनर किताबें अक्सर इन टर्म्स को इंटरचेंजेबली यूज कर लेता है कि जी आपको वर्किंग कैपिटल में कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, हाउ टू मेजर दैट, या आपको करंट एसेट में कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए, हाउ टू मेजर दैट, एक ही बात है। और यहां पे मैंने क्या लिखा, करंट एसेट को फाइनेंस कहां से करना चाहिए, शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म से। बात का यहां पे लिख दिया जाता है वर्किंग कैपिटल का कैसे फाइनेंस करना चाहिए, शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म से। हालांकि वर्किंग कैपिटल तो होता ही लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस है, लेकिन यहां पे अक्सर हमें ये कन्फ्यूजन किताबों में या ये एक आप कह लें कि एनॉमली नज़र आती है। तो डोंट मिक्स अप, करंट एसेट फाइनेंसिंग वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग इंटरचेंजेबली यूज होते हैं। करंट एसेट इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट, वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट इंटरचेंजेबली यूज होते हैं किताबों में, सवालों में। तो डोंट मिक्स, डोंट गेट कंफ्यूज देयर। अच्छा, ये पहला इशू, किसी कंपनी को इन्वेस्टमेंट के लिए कितना, अब देखिए यहाँ पे वर्किंग कैपिटल आ गया, लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल। तो एक वर्किंग कैपिटल और करंट एसेट जैसे मैंने कहा इंटरचेंजेबली है। किसी कंपनी को अपने करंट एसेट में इन्वेस्टमेंट के लिए कितना पैसा चाहिए, इट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ फैक्टर्स। सबसे पहले नेचर ऑफ बिजनेस। मैंने जो बात शुरू की थी कि मैं एज अ फाइनेंस मैनेजर आई एम रिस्पॉन्सिबल इन डिटर्मिनिंग इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट फॉर माई कंपनी। मेरी कंपनी को इन्वेस्टमेंट की कितनी ज़रूरत है, कैश, इन्वेंट्री, डेटर्स, कितना पैसा चाहिए मेरी कंपनी को। दैट डिपेंड्स मेरी कंपनी का नेचर ऑफ बिजनेस क्या है। फॉर एग्जाम्पल, if I'm working for a service firm, say I'm working for a chartered accountant in real life, तो CA firm ने काम करते हुए मेरी working capital needs inventory negligible because I don't make products, so I don't need raw material finished goods, I don't sell products. Debtors very low level क्योंकि मेरे customers जो हैं normally they don't demand 30 days, 60 days credit. Most of them they pay on completion of the services. So debtors में investment requirement zero है. Cash, yes, I need cash to meet my day-to-day expenses. तो inventory में requirement मेरी negligible है. मेरी inventory CA firm में क्या है? Papers हैं, letterheads हैं, pens हैं, यही है ना, कोई files हैं या कोई printer के cartridges होंगे. बड़ी negligible, low level inventory investment है. डेटर्स में इन्वेस्टमेंट भी बड़ी मॉडरेट या लोअर लेवल है क्योंकि मोस्ट ऑफ द कस्टमर दे पे ऑन द डिलीवरी ऑफ द सर्विसेज. देयर आर फ्यू कस्टमर हु मे डिले देयर पेमेंट्स बट मोस्ट ऑफ द कस्टमर दे पे एज कंपेयर टू द ट्रेड बिजनेसेस, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस वेयर यू आर सेलिंग प्रोडक्ट. क्रेडिट इज द नॉर्म, हर कस्टमर आपका क्रेडिट पे खरीदना चाहता है वहां पे. सो सर्विस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट रिक्वायरमेंट लो है. मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट रिक्वायरमेंट हाई है.
वहाँ पे रॉ मटेरियल भी रखना है, आपको फिनिश गुड भी रखनी है, वर्क इन प्रोसेस भी हैं, स्टोर्स भी हैं, स्पेयर्स भी हैं, फिर डेटर्स, हर चीज़ उधार पे बिकनी है, फिर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में खर्चे का लेवल, बिजली के बिल, सैलरी, सैकड़ों हज़ारों लोग काम कर रहे हैं, इतना हाई लेवल कॉस्ट स्ट्रक्चर होता है। यू नीड टू मेंटेन वेरी हाई लेवल ऑफ कैश एंड बैंक बैलेंस एज वेल टू मीट डे टू डे एक्सपेंसिव। सो नेचर ऑफ द बिजनेस पे डिपेंड करेगा आपको इन्वेस्टमेंट के लिए कितना पैसा चाहिए। सेकेंड, अनसर्टेनिटी इन द सप्लायर डिलीवरी। इन्वेंट्री मैनेजमेंट आपने पढ़ी थी कैफ 3 में, वहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि अगर लीड टाइम सर्टन है तो हमें सेफ्टी स्टॉक रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर लीड टाइम अनसर्टन है तो वी विल हैव टू कैरी सेफ्टी स्टॉक। सेफ्टी स्टॉक मीन हायर इन्वेंट्री। आपका सप्लायर कितना रिलायबल है? अगर सप्लायर रिलायबल है, यू कैन अफोर्ड टू कीप इन्वेंट्री एट द लोअर लेवल, लोअर इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्रीज विल बी सफिशिएंट। लेकिन अगर सप्लायर रिलायबल नहीं है, कभी टाइम पे देता है, कभी लेट कर देता है, यू विल हैव टू मेंटेन हायर इन्वेंट्री लेवल, हायर इन्वेस्टमेंट विल बी रिक्वायर्ड। द ओवरऑल लेवल ऑफ एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस, आपके टर्नओवर कितना है सालाना, कितने यूनिट्स बेचते हो, बनाते हो। जैसे जैसे बिजनेस ग्रो करता जाता है, जैसे जैसे आपकी यूनिट्स की सेल सालाना बढ़ती जाती है, यू विल हैव टू बाय मोर रॉ मटेरियल, यू विल हैव टू कैरी मोर रॉ मटेरियल एंड मोर फिनिश गुड स्टॉक। मोर कस्टमर मीन मोर इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स। लेवल ऑफ एक्टिविटी पर डिपेंड करता है आपका स्टॉक्स कितना होगा। जैसे जैसे कारोबार बढ़ेगा, आपकी इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल बढ़ती जाती है। और ये बात हमने कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में भी पढ़ी है, जहां पे हमने कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की फिजिबिलिटी करते हुए वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट वाज लिंक्ड टू लेवल ऑफ एक्टिविटी ऑफ बिजनेस। ठीक है, दैट वाज द रियलिटी कि जैसे जैसे बिजनेस ग्रो करता है, आपकी इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ती है। सो बिजनेस ग्रो करेगा, लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, आपको मजीद पैसा चाहिए होगा। कंपनीज क्रेडिट पॉलिसी, व्हाट इज क्रेडिट पॉलिसी? क्रेडिट पॉलिसी क्या होती है? क्रेडिट पीरियड अलाउड टू कस्टमर। आप अपने कस्टमर को कितने दिन का उधार देते हो? अगर आप, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक्सप्लेन कर रहा था, इफ यू आर सेलिंग फॉर कैश, यू डोंट नीड मनी फॉर इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स, लेकिन इफ यू आर सेलिंग फॉर क्रेडिट, यू नीड मनी टू फाइनेंस द डेटर्स। सो आपकी पॉलिसी क्या? इसी तरह अगर आप 10 दिन का उधार दे रहे हो तो आपको सिर्फ 10 दिन के लिए पैसा इजाफी इन्वेस्ट करना है, लेकिन आप 20 दिन का उधार दे रहे हो तो आपको 20 दिन के कारोबार के लिए इजाफी पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो क्रेडिट पॉलिसी क्या है? दैट विल डिटरमिन कि आपको कितनी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जाम्पल, आप पिछले साल 10 दिन का उधार देते थे, आपका कारोबार का साइकिल चल रहा था, अगले साल की प्लानिंग करते हुए आपने सोचा यार अगले साल मैं सेल बढ़ाना चाहता हूं। सेल बढ़ाने का एक तरीका यह भी है कि कस्टमर को मैं 20 दिन का उधार दे दूं, आई विल बी एबल टू अट्रैक्ट मोर कस्टमर। लेकिन भाई 20 दिन का उधार देने का मतलब अब 20 दिन के हिसाब से आपको अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ानी पड़ेगी। पहले 10 दिन के उधार में आपने से 100 रुपया इन्वेस्ट किया था, तो 20 दिन का उधार देना तो आपको 200 रुपया इन्वेस्ट करना पड़ेगा डेटर्स में। यू विल हैव टू इन्वेस्ट मोर, यू शुड नो दिस। जितनी क्रेडिट पॉलिसी आपकी रिलैक्स होती जाती है, जितना क्रेडिट पीरियड आप कस्टमर को ज्यादा देते जाते हो, उतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट आपको कारोबार में ला के पैसे इंजेक्ट करने पड़ते हैं बाहर से। क्रेडिट पॉलिसी ऑफ द सप्लायर, अब ये वर्किंग कैपिटल का रेफरेंस से पॉइंट आ गया। आपको सप्लायर कितना क्रेडिट देते हैं? सप्लायर क्रेडिट कम देंगे तो क्रेडिटर का बैलेंस कम होगा आपके। सप्लायर आपको क्रेडिट ज्यादा देंगे तो आपका क्रेडिटर का बैलेंस बढ़ जाएगा। और जैसे जैसे क्रेडिटर बैलेंस बढ़ेगा, जैसे जैसे क्रेडिटर्स का क्रेडिट पीरियड बढ़ेगा, क्रेडिटर्स का क्रेडिट पीरियड बढ़ेगा, क्रेडिटर बैलेंस बढ़ेगा। क्रेडिट बैलेंस बनने का मतलब करंट लायबिलिटीज बढ़ी हैं, करंट लायबिलिटीज बढ़ने का मतलब वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होगी। तो क्रेडिट पॉलिसी भी आपका रोल प्ले करेगी कि आपको वर्किंग कैपिटल के लिए कितना पैसा चाहिए। एंड द लास्ट टर्म इज लेंथ ऑफ कैश ऑपरेटिंग साइकिल। इसको ऑपरेटिंग साइकिल भी कहा जाता है, इसको कैश ऑपरेटिंग साइकिल भी कहा जाता है। इस पे बात करेंगे हम थोड़ा सा आगे चल के, क्योंकि इस पे हमारी डिस्कशन थोड़ी लंबी होनी है। इस टर्म को मैं एलैबोरेट करूंगा थोड़ा आगे चल के, में भी हो सकता है आज ही बात हो जाए या हो सकता है नेक्स्ट लेक्चर में हो जाए, लेकिन इस पे बात हमारी चूंकि लंबी चलनी है इसलिए मैं इस टर्म को अभी नहीं छेड़ता। लेंथ ऑफ कैश ऑपरेटिंग साइकिल, इस पे भी डिपेंड करता है कि हमें कितनी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होगी वर्किंग कैपिटल में या करंट एसेट्स में। जी, एनी क्वेश्चन?
हमें एक क्वेश्चन नोट आ सकता है इस पे एमसीक्यूज बन सकते हैं, ठीक है, कि जी किन फैक्टर्स को देख के आप करंट एसेट या वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट लेवल डिटरमिन करते हैं, या करंट एसेट या वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट लेवल डिटरमिन करने के लिए किन फैक्टर को कंसीडर किया जाता है या किन को नहीं किया जाता। एमसीक्यू भी बन सकता है इस पे, 3 नंबर का नोट भी आ सकता है इस पे। अच्छा जी, इसके बाद फाइनेंसिंग ऑप्शन है। हमने यहां पे 2 सवाल लिखे थे, एक इन्वेस्टमेंट कितनी करनी है, दूसरा इन्वेस्टमेंट का पैसा कहां से लाना है, शॉर्ट टर्म से या लॉन्ग टर्म से। तो इन्वेस्टमेंट कितनी करनी है उसके फैक्टर्स हमने डिस्कस कर लिए विद द एक्सेप्शन ऑफ कैश ऑपरेटिंग साइकिल, इस पे हम बाद में चल के बात कर लेंगे। दूसरी बात है फाइनेंसिंग ऑप्शन, कि भाई करंट एसेट को फाइनेंसिंग के लिए पैसा कहां से लाया जाए। करंट एसेट की फाइनेंसिंग के लिए 2 ऑप्शंस होती हैं, आप लॉन्ग टर्म फाइनेंस भी यूज कर सकते हो, शॉर्ट टर्म फाइनेंस भी यूज कर सकते हो। प्रैक्टिकली इनका कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है, प्रैक्टिकली इन दोनों का कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है, क्योंकि वर्किंग कैपिटल की डेफिनेशन, वर्किंग कैपिटल की कैलकुलेशन आपको इटसेल्फ बताती है। आपने बिल्कुल शुरू में सीखी थी वर्किंग कैपिटल की डेफिनेशन, वो आपको इटसेल्फ बता रही है कि करंट एसेट्स में कुछ फाइनेंसिंग शॉर्ट टर्म से आती है, कुछ फाइनेंसिंग लॉन्ग टर्म से आती है। वर्किंग कैपिटल की वैल्यू एग्जिस्ट तब करती है ना जब आपके करंट एसेट में कुछ पैसा लॉन्ग टर्म फाइनेंस से इंजेक्ट हुआ है, आपने इन्वेस्टमेंट किया करंट एसेट में लेकिन फाइनेंस रेज किया लॉन्ग टर्म से। सो they both have some advantages and disadvantages। जैसे लॉन्ग टर्म का फायदा क्या है, लॉन्ग टर्म का फायदा है इट इज लो रिस्क, नुकसान क्या है इट इज एक्सपेंसिव। हम यील्ड कर्व पढ़ते हुए बात कर चुके हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स आर जनरली एक्सपेंसिव, देयर इज एन एक्सेप्शन, कभी कभी लॉन्ग टर्म लोन चीप भी हो सकते हैं, बट नॉर्मली नॉर्मल यील्ड कर्व की शेप क्या थी, ये थी अपवर्ड स्लोपिंग, दिस वाज द नॉर्मल यील्ड कर्व। विद मैच्योरिटी इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, सो लॉन्ग टर्म लोन्स आर एक्सपेंसिव। लो रिस्क, रिस्क का कंट्रास्ट देखें शॉर्ट टर्म में तो वहां पे हाई रिस्क आ रहा है, ये लो रिस्क है और ये हाई रिस्क है। शॉर्ट टर्म चीप है, लेस एक्सपेंसिव है, लॉन्ग टर्म मोर एक्सपेंसिव है। रिस्क का वर्ड जरा समझ लीजिए, रिस्क किस रेफरेंस से है, विड्रॉल के रेफरेंस से। शॉर्ट टर्म लोन्स की जब टर्म्स बैंक आपको ऑफर करता है उसमें लिखा होता है कि भाई ये 1 साल के लिए हम आपको दे रहे हैं और उस 1 साल की एक्सपायरी के ऊपर जरूरी नहीं कि ये रिन्यू हो, और ड्यूरिंग द ईयर भी बैंक का दिल चाहे तो आपसे डिमांड कर सकता है, रीपेबल ऑन डिमांड भी होता है शॉर्ट टर्म। लिखा तो होता है एक्सपायरी 1 साल की है, लेकिन एक उसमें क्लॉज डाली गई होती है रीपेबल ऑन डिमांड, ये शॉर्ट टर्म का रिस्क है। अब आपने बैंक से जो पैसे लिए होते हैं लोन में, क्या वो पैसे आपके पास रेडी पड़े हुए हैं कि बैंक जब मांगेगा उसको दे दोगे? आंसर इज नो। वो पैसा तो आपका कुछ बैंक में पड़ा होगा इमरजेंसी खर्चे मीट करने के लिए, मे बी 10% 20% बैंक में भी पड़ा होगा, आपने 100 रुपये का कर्जा लिया, लेकिन बाकी इन्वेंट्री में और डेटर्स में इन्वेस्ट हुआ होता है। कुछ पैसा आपने कस्टमर से लेना है, कुछ पैसा भी स्टॉक में पड़ा हुआ है जिसको आपने फिनिश गुड बना के बेचना और फिर कस्टमर से पैसा आना है। सो अगर बैंक आपसे इमीडिएट पैसा मांगे, आप बैंक को पे करने की पोजीशन में नहीं होते। दिस इज द रिस्क ऑफ शॉर्ट टर्म लोन, कि शॉर्ट टर्म लोन ले लिया, रीपेबल ऑन डिमांड है, और साल के एंड पे तो बहरहाल एक लाइक्लीहुड है बैंक का जी मैंने आपकी लिमिट रिन्यू नहीं करी, मेरी पॉलिसी बदल गई, आप मेरा पैसा वापस कर दो। सो इट बिकम्स वेरी प्रॉब्लमेटिक फॉर द बिजनेस। एक चलते कारोबार में से पैसा निकालना, स्टॉक को जीरो करना या नीचे लेके जाना, डेटर्स को एकदम जीरो करना, उनसे पैसे एकदम मांगना, इट इज नॉट प्रैक्टिकल। सो दिस इज द रिस्क ऑफ द शॉर्ट टर्म। लेकिन शॉर्ट टर्म इज नॉर्मली चीप, उसका रेट कॉस्ट ऑफ फाइनेंस कम होती है। लॉन्ग टर्म रिस्क कम है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में क्या होता है, बैंक आपको 5 साल के लिए कर्जा दे, ये लीजिए 5 साल का पैसा आपके पास है, 5 साल बाद बात होगी, 5 साल तक इंटरेस्ट देते रहिए, इसकी रीपेमेंट की डिस्कशन, रिन्यूअल की डिस्कशन 5 साल बाद होगी। ये है लॉन्ग टर्म। या इवन लॉन्ग टर्म में तो इक्विटी भी आ जाती है जिसमें कॉस्ट है ही नहीं, जिसकी रीपेमेंट है ही नहीं। सो लो रिस्क है इसमें, बट लॉन्ग टर्म आर जनरली एक्सपेंसिव।
अच्छा, अब हमें इसमें से किस सोर्स को चूज करना है, कौन सा सोर्स बेहतर है? दोनों के अपने फायदे अपने नुकसानात हैं। आपकी कंपनी किस सोर्स की तरफ जाएगी, दैट विल डिपेंड ऑन द मैनेजमेंट एटीट्यूड टुवर्ड्स रिस्क। आपकी मैनेजमेंट के, आपके शेयर होल्डर का एटीट्यूड टुवर्ड्स रिस्क क्या है। यहां पे देखो जरा, शॉर्ट टर्म में क्या है, लेस एक्सपेंसिव, मतलब कॉस्ट कम है, प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा होगी, लेकिन रिस्क ज्यादा है। हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, यहां पे लो रिस्क लो रिवॉर्ड, क्योंकि कॉस्ट ज्यादा ना फाइनेंस की, तो प्रॉफिटेबिलिटी लो हो जाएगी। सो आपकी कंपनी की इंक्लिनेशन इस तरफ है, इस तरफ है, दैट विल डिपेंड आपके शेयर होल्डर, आपकी मैनेजमेंट का एटीट्यूड टुवर्ड्स रिस्क क्या है। और विद रेफरेंस टू एटीट्यूड टुवर्ड्स रिस्क आपने 3 टर्म्स पढ़ी हुई हैं, आपने 3 टर्म्स पढ़ी हुई हैं। एक रिस्क न्यूट्रल, एक रिस्क न्यूट्रल, एक रिस्क सीकर, एक रिस्क एवर्स। पढ़ी हुई तीनों टर्म, ओके। सो आपकी मैनेजमेंट का एटीट्यूड टुवर्ड्स रिस्क क्या है, दैट विल डिटरमिन कि आपकी मैनेजमेंट की इंक्लिनेशन किस सोर्स की तरफ होगी। मैनेजमेंट रिस्क न्यूट्रल है, उसकी फाइनेंसिंग स्ट्रेटजी फर्क होगी। मैनेजमेंट रिस्क सीकर है, उसकी फाइनेंसिंग स्ट्रेटजी कुछ और होगी। मैनेजमेंट रिस्क एवर्स है, उसकी फाइनेंसिंग स्ट्रेटजी कुछ और होगी। बाय द वे, रिस्क सीकर और रिस्क एवर्स में फर्क क्या? व्हाट इज रिस्क सीकर इन मैनेजमेंट स्ट्रेटजी? रिस्क सीकर, मैनेजमेंट इज विलिंग टू टेक हायर रिस्क इफ इट विल रिजल्ट इन हायर प्रॉफिट। रिस्क सीकर क्या है? एटीट्यूड, विलिंग टू टेक हायर रिस्क इफ इट विल लीड टू हायर प्रॉफिट। रिस्क एवर्स क्या है? wants to avoid risk even if results in lower profits। रिस्क को अवॉइड कर रहे हैं, इवन प्रॉफिट कम होते हैं तो हो जाए, कोई परवाह नहीं है। यहां पे क्या है? प्रॉफिट बढ़ाना है, रिस्क बढ़ता है तो बढ़ जाए। यहां पे क्या है? रिस्क कम कर रहे हैं, प्रॉफिट कम होता है तो हो जाए। और ये एक बैलेंस अप्रोच है भाई, रिस्क और रिवार्ड्स का बैलेंस मैच करके चलना है, न्यूट्रल। अच्छा जी, इसके मुताबिक वी हैव डिफरेंट approaches of financing current assets, but before we discuss financing of current assets, हमें current permanent current assets और fluctuating current assets के difference को समझना है। अभी तक हम सिर्फ current assets की बात करते आ रहे थे, लेकिन reality में permanent current assets और fluctuating current assets के 2 हिस्से किए जा सकते हैं। करंट एसेट की नेचर यू ऑल शुड नो कि करंट एसेट्स की वैल्यू कभी भी फिक्स नहीं रहती। इन्वेंट्री लेवल की बात करो तो कभी इन्वेंट्री लेवल हाई होते हैं, कभी इन्वेंट्री लेवल लो होते हैं, बट इन्वेंट्री कभी भी रनिंग बिजनेस में जीरो नहीं होती। इस तरह डेटर्स की बात करें तो कभी डेटर्स लेवल बैलेंस हाई होगा, कभी लो होगा, बट रनिंग बिजनेस में डेटर बैलेंस कभी जीरो नहीं होगा। सेम गोज फॉर द कैश, कभी कैश एंड बैंक बैलेंस हाई है, कभी कम है, लेकिन जीरो कभी नहीं होता। तो परमानेंट करंट एसेट रेफर्स टू द मिनिमम लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट। परमानेंट करंट एसेट रेफर्स टू द मिनिमम लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट विच इज रिक्वायर्ड एट ऑल टाइम। मिनिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्रीज, मिनिमम लेवल ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स, मिनिमम लेवल ऑफ कैश एक्सेट्रा। दिस इज वी कॉल परमानेंट करंट एसेट। कि हमारे सेल्स हमारे इन्वेंट्री ऊपर जाती है, नीचे आती है, लेकिन इससे नीचे नहीं जाती भाई, जीरो पे नहीं जाती। अगर इफ दिस इज जीरो लेवल तो हमारी इन्वेंट्री ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, जीरो नहीं होती। इसी तरह हमारे डेटर्स ऊपर जाते हैं, नीचे आते हैं, बट जीरो पे नहीं जाते, इस लेवल से नीचे नहीं जाते। कैश बैलेंस हमारा ऊपर जाता है, नीचे आता है, बट मिनिमम से नीचे नहीं जाता। सो परमानेंट करंट एसेट रेफर्स टू द मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड इन करंट एसेट्स, कि भाई इससे कम हमें कारोबार में गुजारा नहीं होता। और फ्लक्चुएटिंग करंट एसेट रेफर्स टू द एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट विच मे बी रिक्वायर्ड ड्यू टू सम बिजनेस साइकिल और नीड। फॉर एग्जाम्पल, देर आर सम बिजनेसेस जिसमें सीजनल प्रोक्योरमेंट होती हैं, जैसे एग्री बेस्ड बिजनेस है,
फ्लोर मिल्स हैं। अब वीट की हार्वेस्टिंग होती है अप्रैल मई में। अब फ्लोर मिल ने अप्रैल में जून में पूरे साल का रॉ मटेरियल खरीदना है, तो एकदम उनका रॉ मटेरियल लेवल यहाँ पे चला जाता है। अप्रैल में जून में रॉ मटेरियल खरीदा, फिर इस्तेमाल करते करते नीचे आता जाएगा, एक मिनिमम लेवल पे आता है, फिर अगला साल आ जाता है, फिर अप्रैल में जून आ गया, फिर ऊपर चले गए। सो सीजनल रिक्वायरमेंट की वजह से आपकी इन्वेंट्री लेवल में ऊंच नीच आती रहती है। ये जी इसकी एक पिक्चर बनती है। ये हम टाइम के साथ इन्वेस्टमेंट लेवल को ऑब्जर्व करेगा। ये नॉन करंट एसेट्स है जो हमारी डिस्कशन का पार्ट नहीं है, इस वक्त दिखाए गए हैं यहाँ पे, बट हमारी डिस्कशन का हिस्सा नहीं है। हमारी डिस्कशन का हिस्सा है करंट एसेट। ये नॉन करंट एसेट के ऊपर हमारी इन्वेस्टमेंट हो रही है। करंट एसेट में ये कंपनी के टोटल एसेट्स में इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। करंट फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट में परमानेंट करंट एसेट और फिर फ्लक्चुएटिंग करंट एसेट। अच्छा, इसमें एक बिहेवियर आप नोट करोगे कि वक्त के साथ साथ परमानेंट करंट एसेट, वक्त के साथ साथ नॉन करंट एसेट में थोड़ा थोड़ा इजाफा हो रहा है। एक किसी भी गोइंग कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन में यू विल ऑब्जर्व अ ग्रोइंग पैटर्न, एक ग्रोथ का पैटर्न आपको नजर आता है, और ग्रोथ के पैटर्न को सपोर्ट करने के लिए किसी भी ऑनगोइंग ऑर्गेनाइजेशन में नॉन करंट एसेट में साथ साथ आपको इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होती है। सो मार्जिनली आप देख रहे हो, रूटीन में देख रहे हो कि नॉन करंट एसेट में इन्वेस्टमेंट बढ़ती जा रही है। ये बेसिक बिहेवियर है जो आपको मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ। इट्स नॉट अ स्ट्रेट लाइन, इट्स अ स्लाइटली अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन। उसके बाद ये परमानेंट करंट एसेट्स हैं और ये फ्लक्चुएटिंग करंट एसेट्स हैं। अच्छा जी, जैसे मैंने कहा कि हमारा एरिया ऑफ डिस्कशन नॉन करंट एसेट है। नॉन करंट एसेट के बारे में डिसीजन बड़ा क्लियर है, दे मस्ट बी फाइनेंस यूजिंग लॉन्ग टर्म फाइनेंस। हमारे एरिया ऑफ डिस्कशन है ये करंट एसेट की फाइनेंसिंग, कि करंट एसेट को कैसे फाइनेंस करना चाहिए। अच्छा जी, करंट एसेट की फाइनेंसिंग के लिए हमारे पास 3 पॉसिबल स्ट्रेटजीज अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट एटीट्यूड हैं, तो उनको डिस्कस करते हैं जी। मैनेजमेंट एटीट्यूड के मुताबिक 3 स्ट्रेटजीज हैं। मैं अच्छा जी, एक स्ट्रेटजी आपकी कहलाती है मैचिंग, एक कहलाती है आपकी एग्रेसिव, एक कहलाती है आपकी कंजर्वेटिव। जो मैचिंग स्ट्रेटजी है वो रिस्क न्यूट्रल इन्वेस्टर फॉलो करता है, जो एग्रेसिव स्ट्रेटजी है वो रिस्क सीकर इन्वेस्टर फॉलो करता है, और जो कंजर्वेटिव स्ट्रेटजी है वो रिस्क एवर्स इन्वेस्टर फॉलो करता है। सो ये है स्ट्रेटजी का नाम, मैचिंग, एग्रेसिव एंड कंजर्वेटिव फाइनेंसिंग स्ट्रेटजी। मैचिंग स्ट्रेटजी को रिस्क न्यूट्रल, एग्रेसिव स्ट्रेटजी को रिस्क सीकर और कंजर्वेटिव स्ट्रेटजी को रिस्क अवर्स इन्वेस्टर फॉलो करता है। और जैसे मैंने कहा, हम इस एरिया को डिस्कस नहीं कर रहे, ये हमारा क्लोज है भाई, इसने तो लॉन्ग टर्म से फाइनेंस होने हैं। हमारे एरिया ऑफ डिस्कशन है करंट एसेट की फाइनेंसिंग। मैचिंग स्ट्रेटजी कहती है कि आप एसेट्स की नेचर के लिहाज से, क्योंकि जो परमानेंट करंट एसेट्स हैं
उनमें इन्वेस्टमेंट आपकी परमानेंट है, वो इन्वेस्टमेंट कभी जीरो नहीं होती, तो आप इसको लॉन्ग टर्म सोर्सेज से ही फाइनेंस कर दें। और जो फ्लक्चुएटिंग करंट एसेट्स हैं आप इनको शॉर्ट टर्म सोर्स से फाइनेंस करें। हम ये मैचिंग स्ट्रेटजी की बात कर रहे हैं। जो परमानेंट करंट एसेट्स हैं इनको लॉन्ग टर्म सोर्स से फाइनेंस करें, और जो फ्लक्चुएटिंग करंट एसेट्स हैं इनको शॉर्ट टर्म सोर्स से फाइनेंस करें। दिस इज द मैचिंग स्ट्रेटजी। चूंकि परमानेंट करंट एसेट की नेचर भी नॉन करंट एसेट की तरह फिक्स्ड ही है, इनकी वैल्यू में भी उतार चढ़ाव नहीं आ रहा। जब हमने करंट एसेट के दो हिस्से कर दिए तो ये हिस्सा जो है ये भी फिक्स्ड एसेट की तरह परमानेंट है, इसमें उतार चढ़ाव नहीं है। तो जब इसमें उतार चढ़ाव नहीं है तो इसके लिए फाइनेंस भी आप वो लो जो परमानेंटली आपका अवेलेबल हो। लेकिन ये कभी जरूरत है कभी जरूरत नहीं है। कभी आपको स्टॉक लेवल बढ़ाना है तो पैसा चाहिए, कभी स्टॉक लेवल की जरूरत नहीं है तो आपको पैसा नहीं चाहिए। इसके लिए आप शॉर्ट टर्म सोर्स अरेंज करो ताकि आप एसेट की नेचर से मैच कर लो फाइनेंस की मैच्योरिटी को। दिस इज रिस्क न्यूट्रल अप्रोच, मैचिंग अप्रोच। रिस्क सीकर कौन होते हैं? जो रिस्क लेना चाहते हैं। तो रिस्क कहां पे ज्यादा है, यहां पे या यहां पे? शॉर्ट टर्म में या लॉन्ग टर्म में? हाई रिस्क कहां पे है? शॉर्ट टर्म में। तो अकॉर्डिंगली रिस्क सीकर शॉर्ट टर्म पे ज्यादा रिलाय करता है। रिस्क सीकर कहता है जनाब कि रिलाय मोर ऑन शॉर्ट टर्म, रिलाय मोर ऑन शॉर्ट टर्म एंड लेस ऑन लॉन्ग टर्म। मतलब सारे फ्लक्चुएटिंग करंट एसेट्स भी एंड पार्ट ऑफ परमानेंट करंट एसेट भी शॉर्ट टर्म से फाइनेंस कर लो। व्हेन यू रिलाय मोर ऑन शॉर्ट टर्म यू आर ट्राइंग टू ब्रिंग योर कॉस्ट ऑफ फाइनेंस लो। ऐसा ही है ना, क्योंकि शॉर्ट टर्म पे ज्यादा रिलाय कर लोगे तो शॉर्ट टर्म तो चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस है, तो शॉर्ट टर्म पे ज्यादा रिलाय करने से आपकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ फाइनेंस कम होती है, और शॉर्ट टर्म पे ज्यादा रिलाय करने से आपका रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि शॉर्ट टर्म रिस्की है। यहां पे देखो क्या है, यहां पे अगर आपसे बैंक पैसा वापस मांग भी लेना तो आपने फ्लक्चुएटिंग करंट एसेट से पैसा निकालना है, अपने करंट परमानेंट करंट एसेट से पैसा नहीं निकालना। अपनी इन्वेस्टमेंट मिनिमम से नीचे ले जाने की जरूरत नहीं है। आपको इमरजेंसी में देना भी पड़े आप थोड़ी ऊंच नीच से दे सकते हो, थोड़ी मैनेजमेंट से पैसा वापस कर सकते हैं इमरजेंसी में। दिस इज मैनेजेबल अप्रोच। लेकिन यहां पे अब आपने रिस्क बढ़ा लिया है। अगर बैंक आपसे पैसा मांगे शॉर्ट टर्म में, भी मैंने आपको रिन्यू नहीं करना, पैसा वापस करो मेरा, अब आपको परमानेंट करंट एसेट से भी पैसा निकालना पड़ेगा। इसका मतलब आपको अपनी करंट एसेट में इन्वेस्टमेंट मिनिमम लेवल से भी नीचे ले जानी पड़ेगी, विच इज रिस्की फॉर द बिजनेस। ठीक है, सो दिस इज रिस्क, दे आर विलिंग टू टेक दैट रिस्क। ठीक है जी, ये रिस्क लेने के लिए हम तैयार हैं। मुनाफा ज्यादा आएगा ना इससे, तो वो तो यकीनन आएगा भी। जब आप यू विल रिलाय मोर ऑन शॉर्ट टर्म, योर कॉस्ट ऑफ फाइनेंस विल बी लो। कॉस्ट ऑफ फाइनेंस लो है तो मुनाफा तो ज्यादा आएगा, लेकिन रिस्क है। कंजर्वेटिव लोग, बाय नाउ यू मस्ट हैव गेस्ड कि वो काम कैसे करेंगे। दे विल रिलाय मोर ऑन लॉन्ग टर्म। रिस्क कम कर सकते हो तो कर लो यार, प्रॉफिट जाता है भाड़ में जाए, रात को नींद आनी चाहिए, टेंशन नहीं होनी चाहिए। सो दे विल रिलाय मोर ऑन लॉन्ग टर्म। कंजर्वेटिव है, रिस्क एवर्स है, रिस्क कम होना चाहिए, प्रॉफिट कम होता है हो जाए। डेफिनेटली व्हेन दे विल हैव मोर लॉन्ग टर्म फंड्स, टोटल फाइनेंसिंग से तीनों ने 100 की ही रेज की हुई है, बट शायद यहां पे 70-30 है, यहां पे शायद 100 के अगेंस्ट मे बी से 50-50 है, इधर 100 के अगेंस्ट मे बी 20 और 80 है। ये एक डायग्राम की मदद से आपको 3 फंडिंग स्ट्रैटेजी, वर्किंग कैपिटल की फाइनेंसिंग स्ट्रैटेजी डिस्कस की। इस पे भी हमें नोट आ सकते हैं। हम पास्ट में कैफ लेवल पे नहीं, लेकिन सीफैप लेवल के सिलेबस में जब ये टॉपिक होता था वहां पे हमें एक नोट इस पे आया हुआ है कि व्हाट आर द डिफरेंट वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग स्ट्रैटेजीज, या व्हाट आर डिफरेंट
फाइनेंसिंग स्ट्रैटेजीज फॉर करंट एसेट्स, वो करंट एसेट के नाम से फाइनेंसिंग स्ट्रैटेजी मांगे, वर्किंग कैपिटल के रेफरेंस से फाइनेंसिंग स्ट्रैटेजी मांगे, यही है। अब देखो ना, यह हेडिंग क्या किताब की, वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग स्ट्रैटेजी, हालांकि ये वर्किंग कैपिटल की फाइनेंसिंग स्ट्रैटेजी नहीं है। वर्किंग कैपिटल की फाइनेंसिंग स्ट्रैटेजी का मतलब है क्या, वर्किंग कैपिटल तो होता ही लॉन्ग टर्म है। वर्किंग कैपिटल का तो मतलब ही ये है कि पार्ट ऑफ करंट एसेट फाइनेंस यूजिंग लॉन्ग टर्म सोर्सेज। तो वर्किंग कैपिटल की फाइनेंसिंग स्ट्रैटेजी तो ये है भाई, लॉन्ग टर्म सोर्स कहां से लाना है, डेट से या इक्विटी से, लॉन्ग टर्म डेट लें या इक्विटी लें, ये वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग स्ट्रैटेजीज है। लेकिन हम ये डिस्कस नहीं कर रहे थे, हम क्या डिस्कस कर रहे थे, करंट एसेट्स को फाइनेंस कहां से करना है। वही बात कि भाई इंटरचेंजेबली ये टर्म यूज हो जाती है, डोंट मेक गेट कंफ्यूज कि वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग स्ट्रैटेजी, करंट एसेट फाइनेंसिंग स्ट्रैटेजी, इट्स द सेम। वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट कितनी रिक्वायर्ड है, करंट एसेट में इन्वेस्टमेंट कितनी रिक्वायर्ड है, किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, इट्स द सेम, इंटरचेंजेबली एग्जामिनर यूज करता है। तो ये हमारी बेसिकली करंट एसेट की फाइनेंसिंग स्ट्रैटेजी है, जो किताब में वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग स्ट्रैटेजीज के नाम से लिखी जाती है। इवन आई कैप क्वेश्चन भी वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग के रेफरेंस से ही पूछा जाता है, माजी में जब आया तो। जी, एनी क्वेश्चन? हमने 2 क्वेश्चन रेज किए थे। क्वेश्चन नंबर 1 वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट से रिलेटेड, कितना पैसा चाहिए, इसका जवाब हमने ये डिस्कस किया। ठीक है जी, ये 1 2 3 4 5 6 फैक्टर में डिस्कस किए कि हमें करंट एसेट में इन्वेस्टमेंट के लिए कितना पैसा चाहिए, हमारी कंपनी की इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट कितनी है, इन 6 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। दूसरा सवाल था ये पैसा किस सोर्स से अरेंज किया जाए, उसकी डिस्कशन हमने कहा जी 2 ऑप्शन होती हैं, शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म, दोनों के अपने फायदे और नुकसानात हैं, और हम फाइनेंस कैसे करें ये डिपेंड करेगा हमारी मैनेजमेंट का एटीट्यूड टूवर्ड्स रिस्क क्या है, रिस्क न्यूट्रल, रिस्क सीकर, रिस्क अवर्स। Different types of shareholder, different types of management will adopt different strategy, matching, aggressive and conservative। और इस डायग्राम की मदद से ही मैंने आपको ये तीनों फाइनेंसिंग स्ट्रेटजीज एक्सप्लेन की। जी, एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? इस पे भी जैसे मैंने कहा वी कैन एक्सपेक्ट अ नोट, 3 से 5 नंबर का नोट हमें आ सकता है। व्हाट आर द डिफरेंट फाइनेंसिंग ऑप्शंस इन करंट एसेट्स, उसमें यू विल एक्सप्लेन दिस स्लाइड, ये कि क्या फाइनेंसिंग ऑप्शन है आपके पास करंट एसेट की फाइनेंसिंग के लिए, और देन विद रेफरेंस टू डेफिनेशन ऑफ दीज 2 टाइप्स ऑफ करंट एसेट्स आप ये 3 लाइनें मैचिंग, एग्रेसिव एंड कंजर्वेटिव स्ट्रेटजीज के ऊपर लिखेंगे। अच्छा जी, ये दोनों क्वेश्चन जो हमने यहाँ पे रेज किए थे, इन दोनों क्वेश्चन का आंसर हमने ले लिया, ऑप्टिमल लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस अरेंज करने का तरीका, ऑप्शंस, विद द एक्सेप्शन ऑफ दिस टर्म कैश ऑपरेटिंग साइकिल। अब हम इस कैश ऑपरेटिंग साइकिल की टर्म को समझेंगे ये क्या है, और इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेंगे। कोई सवाल यहाँ तक, कोई बात समझ नहीं आई, पूछिए बेटा। कैश ऑपरेटिंग साइकिल, ये जी डायग्राम है किताब में आपकी, इसी की मदद से हम कैश ऑपरेटिंग साइकिल को समझते हैं ज़रा। अच्छा जी, कैश ऑपरेटिंग साइकिल बड़ी एक आसान सी इसकी डेफिनेशन है। बिजनेस साइकिल में कैश आउट होने से लेके इन होने तक का वक्फा, बिजनेस में से कैश आउट होता है
व्हेन यू पे टू द रॉ मटेरियल सप्लायर, रॉ मटेरियल परचेज की, कैश आउट नहीं हुआ क्योंकि परचेज आपने क्रेडिट पे की। कैश कब आउट हुआ? जब सप्लायर को आप रॉ मटेरियल की पेमेंट करते हो, ये जनाब कैश आउट हुआ। इसके बाद क्या होता है, आप रॉ मटेरियल को प्रोडक्शन से वर्क इन प्रोसेस में गया, प्रोडक्शन कंप्लीट होने पे फिनिश गुड्स में बनी, फिनिश गुड सेल हुई, क्रेडिट पे डेटर खड़ा हो गया, फिर डेटर ड्यू डेट पे अपने पैसे देता है। तो कैश ऑपरेटिंग साइकिल क्या है? पेमेंट से लेके कलेक्शन तक कितना वक्फा है। इसको मैं अगर टाइमलाइन पे प्लॉट करूं, टाइमलाइन पे प्लॉट करूं से ये T0 है, मैं इसको डेज में मेजर करूं अगर, और आप T0 में रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हो ऑन क्रेडिट, T0 में आपने रॉ मटेरियल परचेज किया क्रेडिट पे, फिर से T20 आ गया, यहां पे आपने पेमेंट की टू रॉ मटेरियल सप्लायर, फिर से यहां पे ये T30 है, यहां पे आपने सेल कर दिया टू कस्टमर ऑन क्रेडिट, और फिर से ये आपका T60 आ गया, यहां पे रिकवरी फ्रॉम कस्टमर आ गया। अब हमने जो डिस्कस की कैश ऑपरेटिंग साइकिल की डेफिनेशन, हमने कहा कैश ऑपरेटिंग साइकिल होता है पेमेंट टू रॉ मटेरियल सप्लायर से लेके रिकवरी फ्रॉम कस्टमर तक का टाइम गैप। कैश ऑपरेटिंग साइकिल क्या है? यहां से लेके यहां तक का वक्फा कितना है जी? 40 डेज। कैश ऑपरेटिंग साइकिल इज 40 डेज। रॉ मटेरियल सप्लायर को पेमेंट किस तारीख को हुई और उस रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बना के कस्टमर को बेच के कस्टमर से पैसे रिकवर कब हुए। ठीक है जी, ये पूरी कहानी यहां से लेके यहां तक, इसको हम कैश ऑपरेटिंग साइकिल कहते हैं। बेटा इधर लॉक कर दो दरवाजा ना। अच्छा जी, कैश ऑपरेटिंग साइकिल को अगर हम थोड़ा सा मजीद स्टडी करें तो इसके 3 कंपोनेंट्स हैं। इसके 3 कंपोनेंट्स हैं। कंपोनेंट नंबर 1, मटेरियल खरीदा कब और मटेरियल बेचा कब। अच्छा, यहां पे इसको हम कहते हैं इन्वेंट्री पीरियड। दिस इज कॉल्ड इन्वेंट्री पीरियड। इस केस में कितना जी है? 30 डेज। ऐसे है जी। कैश ऑपरेटिंग साइकिल का एक कंपोनेंट है इन्वेंट्री पीरियड। कैश ऑपरेटिंग साइकिल का एक और कंपोनेंट है यहां से लेके यहां तक। अच्छा चलें हम साथ साथ कंपोनेंट को डिफाइन भी करते जाएं। इन्वेंट्री पीरियड को डिफाइन करें तो ये पीरियड हमें क्या क्या बता रहा है? खरीदने से लेके बिकने तक कितने दिन इन्वेंट्री हमारे पास रही। इन्वेंट्री पीरियड हमें क्या बता रहा है? खरीदने से लेके बिकने तक। ये है ना, यहां पे बिक रही है ना। इन्वेंट्री पीरियड इज मेजरिंग इन्वेंट्री कितने दिन हमारी कंपनी रही बिकने से पहले। अच्छा, यहां पे एक चीज ध्यान में रखिए, हो सकता है कुछ देर रॉ मटेरियल रहा हो, फिर कुछ देर वर्क इन प्रोसेस प्रोडक्शन में रही हो, फिर कुछ देर फिनिश गुड्स रहा हो, लेकिन ओवरऑल खरीदने से लेके बिकने तक का जो वक्फा है इसको हम इन्वेंट्री पीरियड कहते हैं। इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड कह लो, इन्वेंट्री पीरियड कह लो, विच कैन बी मेजर्ड इन डेज, इन वीक्स और इन मंथ्स, जैसे मर्जी मेजर करो, जो भी कंपनी की पॉलिसी हो। इस केस में मैं ये एग्जांपल डेज के रेफरेंस से डिस्कस कर रहा हूं।
इस एग्जाम्पल में इन्वेंट्री पीरियड इज 30 डेज। इन्वेंट्री खरीदने से लेके बिकने तक 30 दिन इन्वेंट्री हमारी कंपनी के पास रही। अच्छा जी, ये जो 2 पॉइंट्स हैं T0 T20 के दरमियान गैप, इसको हम क्रेडिटर्स या पेएबल पीरियड कहते हैं, पेएबल्स पीरियड कहते हैं। हमारी एग्जाम्पल में ये है 20 डेज। अब हम इस डायग्राम के मुताबिक जब इसको मार्क कर रही है क्रेडिटर्स या पेएबल्स पीरियड है, हम इसको डिफाइन भी यहां से कर सकते हैं। व्हाट इज पेएबल पीरियड? क्रेडिट पॉलिसी ऑफ द सप्लायर। क्रेडिट पीरियड अलाउड टू आवर कंपनी बाय द सप्लायर। हमारी कंपनी को कितना क्रेडिट पीरियड सप्लायर दे रहा है? 20 दिन का। हमें परचेज से लेके पेमेंट तक 20 दिन का टाइम मिला है, हमें खरीदने के 20 दिन के अंदर पेमेंट करनी पड़ती है। ये हमारा सेकंड कंपोनेंट है इस कैश ऑपरेटिंग साइकिल का, पेएबल्स पीरियड, क्रेडिटर्स पीरियड। और लास्ट कंपोनेंट ये है जनाब, यहां से लेके यहां तक, इसको हम डेटर्स या रिसीवेबल्स पीरियड कहते हैं, जो कि हमारी एग्जाम्पल में है 30 डेज। इट इज 30 डेज। और अगेन इसको भी हम यहां से बड़ी आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। डेटर्स पीरियड क्या है? आवर क्रेडिट पॉलिसी विच वी अलाउ टू आवर कस्टमर। हम अपने कस्टमर को कितने दिन का उधार दे रहे हैं? हम कस्टमर को सेल के 30 दिन बाद पैसे लेते हैं, इसके बाद हमारी पॉलिसी है 30 डेज। सो इन्वेंट्री पीरियड, हमारे पास इन्वेंट्री कितने दिन रहती है बिकने से पहले। क्रेडिटर्स पीरियड, हमारे सप्लायर हमें कितने दिन का उधार देते हैं, मतलब परचेज से लेके पेमेंट तक का टाइम गैप कितना है। डेटर्स पीरियड, मतलब हम अपने कस्टमर को कितने दिन का उधार देते हैं, सेल से लेके कलेक्शन तक का टाइम कितना है। अब जब ये 3 आप कंपोनेंट्स समझ लेते हो तो कैश ऑपरेटिंग साइकिल की इक्वेशन आप यहां से बिल्ड कर सकते हो। कैश ऑपरेटिंग साइकिल इज इक्वल टू इन्वेंट्री पीरियड प्लस डेटर्स पीरियड माइनस क्रेडिटर्स पीरियड। हमारे केस में इन्वेंट्री पीरियड 30 डेज प्लस डेटर पीरियड 30 डेज minus creditor period 20 days, so it is 40 days, which we already measured 40 days. कैश ऑपरेटिंग साइकिल की डेफिनेशन क्या है? कैश ऑपरेटिंग साइकिल के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, उन कंपोनेंट्स की डेफिनेशन क्या है, और इन कंपोनेंट्स को यूज करके कैश ऑपरेटिंग साइकिल कैसे मेजर किया जाता है। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज की मैनेजमेंट का नाम है। करंट एसेट्स के रेफरेंस से कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए स्टॉक्स में, कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए डेटर्स में। डेटर्स में इन्वेस्टमेंट से बाद हमारी क्रेडिट पॉलिसी क्या होनी चाहिए, क्योंकि डेटर्स में इन्वेस्टमेंट क्रेडिट पॉलिसी पे डिपेंडेंट है ना। कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए इन्वेंट्री में, कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए डेटर्स में, और कितना उधार लेना चाहिए क्रेडिटर्स से। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट मींस करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज की मैनेजमेंट और फाइनेंस, ओवरऑल फाइनेंसिंग, क्योंकि जो आपने उधार डेटर से, जो आपने उधार क्रेडिटर से ले लिया, उसके अलावा जितनी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है वो कहां से आएगी? लॉन्ग टर्म से। यहां पे इन्वेस्टमेंट चाहिए, यहां पे इन्वेस्टमेंट चाहिए, और यहां से फाइनेंस आना है। जितनी इन्वेस्टमेंट आपने करनी है यहां पे, जितनी इन्वेस्टमेंट करनी है आपने यहां पे, उसका फैसला कर लो, और फिर इसका फैसला सप्लायर से देख लो कितना उधार मिलता है। जो कमी रह जाएगी वो आप लाओगे लॉन्ग टर्म सोर्स से। वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग नीड डिपेंड करती है आपकी लेंथ ऑफ कैश ऑपरेटिंग साइकिल। ये था ना जुमला कि हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी होगी वर्किंग कैपिटल में, ये डिपेंड करेगा लेंथ ऑफ कैश ऑपरेटिंग साइकिल में। इफ योर इन्वेंट्री डेज आर मोर, आपके इन्वेंट्री डेज बढ़ेंगे, इसका मतलब क्या क्या, एवरेज स्टॉक आपका बढ़ जाएगा। आपका डेटर डेज बढ़ेंगे, डेटर डेज बढ़ने का मतलब क्या है,
कि यू विल हैव टू इन्वेस्ट मोर इन द डेटर्स। डेटर ज़्यादा दिन बाद डिले के साथ पैसे देंगे, जितना डिले डेटर करेंगे उतना पैसा आपको कारोबार में इन्वेस्टमेंट बढ़ानी पड़ती है। और क्रेडिट डेज बढ़ने का मतलब क्या है कि आपकी फाइनेंसिंग आपको मिल रही है क्रेडिटर से ज़्यादा। क्रेडिटर डेज कम होंगे तो डेटर क्रेडिटर से उधार कम मिला तो आपको बाहर से पैसा कारोबार से इन्वेस्टमेंट ला के डालनी पड़ेगी। क्रेडिटर से उधार मिल गया तो आपकी इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। ठीक है, सो हमारी इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट लिंक है कैश ऑपरेटिंग साइकिल से, विच इन टर्न 1, 2, 3 वेरिएबल पे डिपेंडेंट है जी। कैश ऑपरेटिंग साइकिल और उसका ताल्लुक इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल से, इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट से है। एनी क्वेश्चन? अच्छा, ये एक छोटी सी एक्टिविटी है, कैश ऑपरेटिंग साइकिल कैलकुलेट कीजिए। इलस्ट्रेशन 1, कैलकुलेट लेंथ ऑफ कैश ऑपरेटिंग साइकिल। ये इक्वेशन ऊपर ही लिखी नज़र आ रही है, मैं उसी के मुताबिक अगर चलूँ, हमें स्टॉक डेज लेने हैं। स्टॉक डेज हमारे पास आ रहे हैं जी, रॉ मटेरियल 18 दिन प्लस वर्क इन प्रोसेस 12 दिन प्लस फिनिश गुड्स 24, ये इन्वेंट्री पीरियड हो गया जी। अच्छा, इसमें थोड़ा सा आपको एलैबोरेट कर दिया गया है कि आपके पास रॉ मटेरियल आपने 18 दिन होल्ड किया है, इसके बाद आपकी प्रोडक्शन स्टार्ट होगी, प्रोडक्शन करने में 12 दिन लगे। वर्क इन प्रोसेस डे से मुराद आपका प्रोडक्शन साइकिल कितना है, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड में कन्वर्ट होने में कितना टाइम लगा, 12 दिन। और फिर उसके बाद फिनिश गुड्स होल्डिंग पीरियड 24 दिन का मतलब आपकी प्रोडक्शन कंप्लीट होने के बाद वेयर हाउस में कितने दिन इन्वेंट्री पड़ी रही बिकने से पहले। तो ये आपके स्टॉक डेज हैं, स्टॉक पीरियड हो गया, प्लस डेटर, ये जी रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड 52 डेज, माइनस क्रेडिटर्स ये जी 35 डेज माइनस कर दीजिए। तो बताइए आपके यहां से इन्वेंट्री डेज टोटल कितने बन गए बाद में जी? 54। सो 54 प्लस 52 माइनस 35, कैश ऑपरेटिंग साइकिल कितना बना? 71 डेज। सो कैश ऑपरेटिंग साइकिल मेजर करना जी। कैश ऑपरेटिंग साइकिल क्या है हमने उसको समझा ब्रीफली। हमने कैश ऑपरेटिंग साइकिल का ताल्लुक हमारी इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल से क्या है, ब्रीफली उस पर भी बात हुई। लेकिन हमारा असल जो टास्क है यहां पे कि हम इस इंफॉर्मेशन को मेजर कैसे कर सकते हैं। 18 डेज, 12 डेज, 24 डेज ये हमने कैसे मेजर किया, या हम अपनी कंपनी के लिए ये पीरियड कैसे मेजर कर सकते हैं, इसको सीखना। दूसरी बात, इस वैल्यू को लिंक हम कैसे कर सकते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट से। ये हमारा असल टास्क है जिसमें हमें क्वेश्चन बेस किए जाते हैं। ठीक है, कि भाई हमारे पास इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी और हमें कहा जाए ये कंपनी की बैलेंस शीट है और ये कंपनी का अगले साल का प्लान है। आप बताइए कंपनी को अगले साल कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए वर्किंग कैपिटल में, करंट एसेट में, करंट लायबिलिटीज में कितनी इसके वैल्यूज होंगी अगले साल की, और वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट वहां से डिटरमिन कीजिए। तो ये हमारा असल टास्क है जिस पे इंशाअल्लाह काम हम शुरू करेंगे अगले लेक्चर से, जिसमें हम आपको कुछ एंगेजमेंट